वो रिवेंजफुल हो जाता है। Right. और आपके वाडियस का गो फर्स्ट, उन्होंने गो एयरवेज बंद कर दिया, अपने आप को बैंकरप्ट कर दिया, पैसे गए भाड़ में। जिन लोगों ने टिकट्स बुक करवा रखे थे उनका कुछ नहीं होने वाला, है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेडियो खत्म हो गया। रेडियो खत्म नहीं हुआ। अच्छा। रेडियो को हमारी इंडस्ट्री ने खत्म कर दिया। दो चीजें हुई है रेडियो के साथ जो बड़ी ट्रेजेडी हुई है। हाँ। सबसे बड़ी ट्रेजेडी रेडियो के साथ ये हुई कि गवर्नमेंट ने न्यूज को अलाउ नहीं किया रेडियो पे। क्या मिलना है इससे? राइट टू डिस्कनेक्ट तो बहुत सेकेंडरी है, ये तो बहुत इवॉल्व प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं। आप पहले बेसिक वर्किंग जो है वो सही करवाइए। नहीं नहीं देखो, और सस्ता। अब आपकी जैसे वहां पे सर्जरी। एग्जैक्टली मैं भी इसी पे आ रहा। हाँ। तो हम क्या हैं? हम सस्ता सर्विस डेस्टिनेशन है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं। हम क्या है? सर्विस डेस्टिनेशन है। अच्छा। है ना। मैंने लोगों को बोलते सुना है कि घर दिए, सस्ते घर दिए। अब वो एक महिला है, सोशल मीडिया पे वो क्लिप चल रहा था। वो महिला है कि हम तो इससे वहीं पे ठीक थे, झोपड़पट्टी में, ये यहाँ पे तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब आप बताओ यार। हाँ, जब खुद ही तो सुधरना नहीं चाहो तो फिर क्या करें। और अच्छी में फर्क है ना। पहली बात ये है। दूसरी बात है, अब एआई आ गया है। एक टाइम के बाद कोडिंग करने वालों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे वो लोग? कहाँ मच्छर मारेंगे वो? ठीक है। दूसरे, लो जी आ गया स्पेशल एपिसोड। तो भाई आज फिर से आ गए हैं आपके सामने। आप लोगों का प्यार है जितने भी लोगों का प्यार है। और मैं आज का एपिसोड, यार देखो, मैं सबसे पहले बात बताऊं कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि जो आज मेरे गेस्ट हैं जिनके साथ मैं आज पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था। और उनके बारे में, जो मेरे आज के गेस्ट हैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वो मेरे मतलब ही इज़ वेरी क्लोज टू मी बेसिकली, मतलब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे मतलब बी इट क्रिएटिविटी, बी इट नॉर्मल जेनेरिक विजडम, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो एक मीडिया प्रोफेशनल हैं, एक एक्स आरजे हैं, उसके अलावा जर्नलिस्ट हैं। और उनके बारे में, उनके साथ सीन क्या है ना कि ही इज़ दिस वन गाय कि आप अगर उनके साथ में 5 मिनट भी बैठ जाए ना, तो आप उनसे दुनिया भर का ज्ञान ले सकते हैं। एंड आई मेंट इट एंड आई मीन इट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अ हेल्थी वे, बिकॉज उनके मतलब क्या ही बोलूँ उनके बारे में। तो सौरभ भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और नॉर्मली भैया मैं आपको बताऊं कि हम लोग ना, मैं ये बार बार अपने एपिसोड से शुरू होने से पहले बोलता हूं कि हमारा मतलब, मैं ये नॉर्मली करता नहीं हूं, लेकिन आपके बारे में करना जरूरी है क्योंकि दिल से तारीफ आती है। तो कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए तुमने तारीफों के। लेकिन मैं अर्जुन के बारे में बताऊं, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। लेकिन अर्जुन के बारे में खासियत ये है कि अभी तक बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने थिएटर में इतने शोज किए होंगे जितने अर्जुन ने खुद ने किए हैं। मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ शोज, जी। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, मूवीज भी की हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, अपनी तसल्ली से रहते हैं, तो भाग भाग के काम मांगना या काम की तलाश करना, वो अर्जुन के मेरे ख्याल से फितरत में नहीं है। देयरफॉर अभी तक इस टैलेंट को रियलाइज़ नहीं किया गया है, इसका अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया गया है। बट समडे अर्जुन को हम बड़ी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और वेब सीरीज़ में डेफिनेटली देखने वाले हैं। क्या बात है, भैया ने कह दिया, अब तो ये ज़रूर होने वाला है। भैया के वो कहते हैं ना कि फ्रॉम भैयाज माउथ टू गॉड्स ईयर्स, भैया के मुंह में घी शक्कर। और जहाँ तक भैया ने थिएटर के बारे में कहा कि भैया भी थिएटर कर चुके हैं और भैया का भी थिएटर से बहुत अच्छा एक ताल्लुक रहा है। मतलब अ मैन हु डॉन्स अ लॉट ऑफ हैट्स, मैनी हैट्स। और आपने ज़रूर अनंत एंड सौरभ, एक मॉर्निंग शो अपना 98.3 पे आता था, उसमें सौरभ भैया ऑब्वियसली वन पार्ट ऑफ द शो थे। और मैंने वो शो इतना सुना है, और मैं अपने मॉर्निंग में जब भी भैया हम लोग जब शो करने जाते थे तो मैं कई बार आपका शो लगा के मैं जाता था। मैंने कहा भैया सौरभ भैया आ गए। तो आज बातें होंगी सोशल मीडिया के बारे में, आरजेएम के बारे में, और एक जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके बारे में, क्योंकि भैया ने बहुत कुछ देखा है। और भैया खुद का एक पॉडकास्ट शो भी है, द सौरभ भ्रमर शो। और भैया की कंपनी है जो कि भैया बताएंगे सबको। डिकोड मीडिया नाम से हमारी कंपनी है। हाँ। और बहुत तरीके का काम करते हैं। बट अभी ज़रूरी है
कि आपके लिए बात की जाए, आपके मतलब की बात की जाए। आज भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट बिल आया है, ये जो द राइट टू डिस्कनेक्ट, ये जो 2025 का ये जो बिल है भैया, इसमें आपको क्या लगता है कि ये विल इट बी सक्सेसफुल? क्या मतलब इसमें अब आपको क्या लगता है? देखो अर्जुन, ऊपर ऊपर से तो मतलब सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा लगता है जी। लेकिन क्या ये वाजिब है, क्या ये एप्लीकेबल है? तो इसमें राइट टू डिस्कनेक्ट में ये है कि अगर एम्प्लॉय नहीं चाहे तो वो आफ्टर वर्क आवर्स वो ऑफिशियल वर्क के लिए वो मना कर सकता है। इनफैक्ट वो रिस्पॉन्ड ना भी करे तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ऑफिस उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में एक ख़ास किस्म की मेरे ख्याल से मैं कहूँगा बीमारी है और वो बीमारी ये है कि आपका मोबाइल आपके गले में कुत्ते के पट्टे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने मैसेज भेजा आपके सुपीरियर ने, हो सकता है वो बहुत ही नालायक हो, एंड मोस्ट लाइकली वो नालायक ही होते हैं, यू नो। वो नालायक आदमी लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट से काम करवाता है, खुद तो वो मोटी तनख्वाहें पाता है ना। अब वो कुत्ते का पट्टा जो मोबाइल है, अगर आपने उसका आंसर नहीं किया, है ना, चाहे आप खाना खा रहे हो चाहे कुछ भी हो, वो नेक्स्ट डे आपके अगेंस्ट विंडिक्टिव हो जाता है, वो रिवेंजफुल हो जाता है, और आपके अगेंस्ट वो चीजें निकालता है। राइट। तो ये पहला मुद्दा तो ये है ना। अब कहने को इस बिल से ये फायदा हो जाएगा कि वो शायद ये ना कर पाए, लेकिन वो शायद ना कर पाए, वो किसी और ढंग से करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये एम्प्लॉय के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आंसर करना चाहे या ना करना चाहे। राइट। भाई हजारों किस्म से किसी के ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है कि वो करे ही करे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ की बात करता हूँ, एम्प्लॉयर की बात करता हूँ। भाई हम लोग जो हमारे बिजनेस डायनेमिक्स हैं, ईज ऑफ बिजनेस कहने के लिए हमारे देश में ईज ऑफ बिजनेस कुछ नहीं है। ठीक है। हमारे बिजनेस डायनेमिक्स इतने मुश्किल हैं, इतने डिफरेंट हैं कि आपको हमेशा किसी भी वक्त जरूरी काम आ सकता है और आपको उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो अगर हम कहीं एक आइडियल दुनिया की बात कर रहे हैं, आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल तो नहीं है ना। अब वो एम्प्लॉयर भी क्या करे, क्योंकि मार्जिन्स कम है बिजनेस में। ठीक है। तो उसको भाग भाग के करना है, कंपटीशन इतना है, मार्जिन्स कम है ना। मोनोपोली तो कुछ ही चीजों में, एविएशन सेक्टर में है, जैसे इंडिगो ने खड़ी कर दी, बिल्कुल, है ना, फ्लाइट्स तो खड़ी कर दी, and they strong armed the government also, है ना। वाडियस का गो फर्स्ट, उन्होंने गो एयरवेज बंद कर दिया, अपने आप को बैंकरप्ट कर दिया, पैसे गए भाड़ में। जिन लोगों ने टिकट्स बुक करवा रखे थे उनका कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो ये एक एम्प्लॉयर की भी एक मुश्किल तो है। अब तीसरी उससे भी बड़ी बात ये है, इतने सारे राइट टू ये, राइट टू वो, ये सारे राइट्स कहने को हैं, इम्प्लीमेंटेशन का है। लॉस तो सारे हमेशा से रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन का है। दूसरा, हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और ये और वो बड़ी बड़ी बातें और ये सब, है ना। कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, आपके पास स्किल्ड लेबर है कहाँ? स्किल्ड लेबर को तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट कुत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। 2 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। यार वो लोग, आप कभी भी अगर आप ये ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, जितने भी ये डिलीवरी एप्स के ऑफिसर्स के बाहर खड़े होंगे, वो ई स्कूटर्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो लिटरली दे ड्राइव लाइक डॉग्स। उनको अपनी जिंदगी की कीमत नहीं मालूम है, नहीं मालूम, और उनको क्या हासिल हो रहा है। तो सबसे पहले राइट टू डिस्कनेक्ट से पहले उनको जो डिग्निटी है वो तो दिलवाए पार्लियामेंट, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज अगर वही नहीं दिलवाएंगी तो किसी को क्या मिलना है इससे। राइट टू डिस्कनेक्ट तो बहुत सेकेंडरी है, ये तो बहुत इवॉल्व प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं। आप पहले बेसिक वर्किंग जो है वो सही करवाइए। और बाकी हम जानते हैं, कॉर्पोरेट में मैंने बहुत टाइम काम किया है, जो आपका जो स्किल सेट है वो एक तरफ रहा, जो आपके काम के लिए जरूरी है, ठीक है, आप चाटते कितनी अच्छा है, सब उस पर निर्भर है। राइट, है ना। हम लोगों के साथ दिक्कत ये थी कि हमारे तो जबान में ही काटे हैं तो चिल जाती थी लोगों की। अच्छा। तो मतलब कहने को बहुत सारी चीजें हैं, बट ये राइट टू डिस्कनेक्ट वगैरह, ये इम्प्लीमेंटेशन सेकेंडरी है। पहले बहुत सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी, और कहने के लिए हमने कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर तांडव करेंगी और फिर जाके वोट मांग लेंगी, और फिर वहीं का वहीं
वहीं हम घूम रहे हैं उसी लूप में। कुत्ता अपनी पूंछ बार बार पकड़ रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलने वाला। इससे कुछ नहीं होने वाला अनलेस आप जो बेसिक वर्किंग है वो ठीक नहीं करते। राइट। तो भैया अगर जैसे इसको अगर इम्प्लीमेंट करना भी हो, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो आई थिंक बाहर लाइक यूएस वगैरह में ये प्रॉपर कल्चर है कि मतलब अगर 9 to 5 है तो 9 to 5 ही है ना, कि अगर आप 5 मतलब जो आई मीन एक्सेप्ट फॉर के वो जो तुम्हारे आर्ली वगैरह वाले जॉब्स है कि भाई 1 घंटा मैंने यहाँ काम कर लिया, $60 मिल गए, वो कर लिया। जो बंदा काम कर रहा है कॉर्पोरेट में 9 to 5 कर रहा है तो 5 बजे मतलब 5 बजे निकल गए। जैसे आप स्वीडन वगैरह में या नॉर्वे वगैरह में यहाँ पे भी वो है कि मतलब एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम पहली बात तो इंडिया में लाना बहुत मुश्किल है। अब एक हमने यूएस की बात की, एक हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, हाँ जी, हाँ जो जी, इवॉल्व लोग हैं, बिल्कुल। जैसे ओस्लो बिल्कुल बिजनेस सिटी है जैसे। हाँ, वो जो इवॉल्व लोग हैं ना जी, वो वाकई में इवॉल्व हैं। राइट। तो जब आप उनके लिए उनके यहाँ 8 घंटे काम करते हैं तो आपको सिगरेट, पान मसाला और इसका ब्रेक नहीं होता। देखो हमारे साथ लोगों के साथ भी दिक्कत है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, हम चाइना से मुकाबला करेंगे। अरे भाई चाइना आप पर हंसता है क्योंकि आपके पास यंग पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। अच्छा, स्किल आ भी जाए तो फिर यूनियनबाजी और 36 चीजें हैं। हाँ, फिर हम चाइना से कंपेयर करते हैं कि चाइना में ऐसा है, हम क्यों नहीं है ऐसे। अरे वो लठ लेके बैठते हैं। सही बात है। वहां पोलिट ब्यूरो जो है ना वो पूरी डिक्टेटरशिप है, इसलिए वहां पे ऐसा वर्क कल्चर है ना। वहां पे जब वो सिर पे डंडा बजाते हैं वो तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता अंदर क्या हो रहा है चाइना के, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात अलग है क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों बराबर हैं, दे आर बोथ इक्वल। तो एम्प्लॉय भी समझता है कि यार आई एम पेड टू डू समथिंग, तो आई शुड डू इट। ये जो मेरे 6 घंटे या 8 घंटे हैं ये मेरे काम के हैं, काम चोरी नहीं है वहां पे। हाँ, तो वो फिनिश के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, अरे यार, हम लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे और आखिर में कुछ होगा कि हम निपटा देंगे। ड्राइव नहीं है ना भैया, जील नहीं है ना। एक नहीं, जील क्यों होगा, मोटिवेशन ही नहीं है। मोटिवेशन किस चीज का है? एक आदमी बताओ अगर वो रेस्टोरेंट में सर्व कर रहा है, वो क्या रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो सर्व ही कर रहा है, 10-10 साल से वो सर्व कर रहा है। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में चलिए जाइए, आप 4-5 चक्कर लगाएंगे, आपको वही 4-5 वेटर्स मिलेंगे, वही स्टाफ मिलेगा। क्या मोटिवेशन है उनका? मोटिवेशन तो टिप है कि आप वो 10% आपने 1000 रुपए का खाना खाया तो आप 100 रुपए टिप दे दो, जो उन लोगों में बढ़ जाएगा, है ना। तो जब बेसिक डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगी तो फिर कहां से आएगा? फिर आपने कौन से इंस्टीट्यूट्स तैयार किए हैं जिसमें स्किल्ड लेबर हो, है ना। कोई आधा अधूरा, कोई कुछ भी बना हुआ है। हमारे देश के साथ प्रॉब्लम यह है जिसको जो काम नहीं करना है वो वही काम कर रहा है ना। अगर आपको माइक के पास बैठने की तमीज नहीं है, आपको बेसिक एटिकेट्स नहीं है, आपका अपनी भाषा पे संयम नहीं है ना, और आपके हाथ में सोशल मीडिया आ गया है, तो बंदर के हाथ में छड़ी आ गई है, वो घुमा रहा है, तो बंदर की गलती थोड़ी है भाई। वो जादू की छड़ी है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन गलत आदमी के हाथ में आके वो गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये चल रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी पावर है पॉपुलेशन, सबसे बड़ी समस्या भी पॉपुलेशन है, उससे बड़ी समस्या है एजुकेशन, और हम एजुकेशन और लिटरेसी में कंफ्यूज होते हैं। साक्षरता और एक कहना चाहिए समझ, उसमें फर्क होता है। तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से निकल के, है ना, वो आदमी हो सकता है बहुत साक्षर हो, है ना, लेकिन हो सकता है उसकी समझ उतनी डेवलप कॉमन सेंस नहीं हो जाए। और गांव का आदमी जो शायद 4th-5वीं पढ़ा है, राइट, हो सकता है वो समझदार ज्यादा है ना, उतना साक्षर ना हो, उतना उसका लिटरेरी ज्ञान ना हो, उसकी लिटरेसी ना हो। तो हमारे देश अपने आप में भगवान का ही भेजा है। बट भैया तभी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई आता है ना तो कहता है वाकई में भगवान है। लेकिन भैया कुछ तो फायदे हैं भी ना इंडिया में रह के। अब जैसे मैं आज ही मतलब कुछ चीज़ें देख रहा था, कुछ कंपेयर कर रहा था, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम रह चुका हूँ बाहर और इंडिया में भी रहा हूँ। अब जैसे अब जैसे मान लीजिए आप इसकी बात कर रहे हैं, जैसे आपकी हेल्थ और आपकी मेडिकल इंडस्ट्री, या व्हाट इज दैट, हेल्थ केयर ही कहते हैं ना शायद, अमेरिका में हेल्थ केयर कहते हैं ना। बिल्कुल। तो वो उसकी अगर बात करें भैया
तो कहीं ना कहीं तो ये भी इंडिया के में कुछ फ़ायदे तो हैं। आज अगर मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, मेरे लिए ऑटो है, बस है, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। मेरे को दांत ठीक करवाना है, मैं इमीडिएटली अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। बिल्कुल। आज मेरे पाँव की ACL, मेरे इंजरी हो गई, ACL टेयर हो गया फुटबॉल खेलते हुए। अब मैं अगर मैं कनाडा में हूँ, मैं US में, मुझे 3 महीने की वेटिंग है, 3 महीने बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा उसको कुछ करने को। अभी मैं बोलूँ रात को मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अभी ये फोर्टिस वाले मेरा सर्जरी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो इंडिया की भी ठीक है वैसे, नहीं देखो, और सस्ता। अब आपकी जैसे वहां पे सर्जरी, एग्जैक्टली मैं भी इसी पर आ रहा। हाँ। तो हम क्या हैं, हम सस्ता सर्विस डेस्टिनेशन है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं, हम क्या है, सर्विस डेस्टिनेशन है। अच्छा। है ना। मैंने लोगों को बोलते सुना है कि यार पैसा है लेकिन जो आराम इंडिया में है ना, हाँ। वो नहीं है यार। 10,000 में 15,000 में ड्राइवर मिल जाता है, 5 नौकर रख लो। अब आप सोचो कि वो जो 4 या 5 नौकर रख लो, वो ऐसे बोल रहा है जैसे वो इंसान नहीं है। ओके। आप बाहर रख के बता दो ये। बाहर तो ऑब्वियसली लेबर बहुत महंगा है ना। तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो सस्ता होना और अच्छे होने में फर्क है। हमारे यहाँ आप मतलब डॉलर्स में आओ, जो डॉलर्स में कमाता है वो आके अपनी कैविटी वैविटी ठीक करवाए, एक आध फिलिंग वगैरह लगवाए, उसको बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि वहां पे वो चीजें महंगी बहुत महंगी है। है ना। यहाँ पे आप प्लास्टर बंधवा लो, यहाँ पे आप कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लो, वो थाईलैंड में भी है, लेकिन सस्ती इकोनॉमी। इसके साथ यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको मिल तो पीनट्स ही रहे ना, मूंगफली तो मिल रही है, तो यू आर अ सस्ता सर्विस डेस्टिनेशन। बट भैया लेकिन अच्छा भी तो होता है ना, कई लोग तो अपना करवाने भी आते हैं। हमारे डॉक्टर्स वगैरह तो ठीक हैं, बढ़िया हैं। नहीं, डॉक्टर्स हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन डॉक्टर्स की फीस देखो, एक कोई मिडिल क्लास आदमी भी जो है ना, अगर उसके घर में ऊपर वाला ना करे, किसी को कैंसर हो गया या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, उसके घर बिक जाते हैं भाई। वो कर्जे में आ जाता है। और जो डोमेस्टिक हेल्प है उनका तो पूछो ही मत। वो 5-5, 8-8 साल एक 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए वो इकट्ठा करती हैं, है ना। और फिर पता चलता है कि उनका जो हस्बैंड है उसको लिवर सिरोसिस हो गया, गए वो पैसे, तो वो जहां से उन्होंने 5 साल पहले शुरू किया था वो वहीं से दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। 5 साल बाद, और वो उसी लूप में घूमे जा रहे हैं। वो मतलब जिंदगी उनको मथे जा रही है, उनको मालूम ही नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ अच्छा भी कर पाएंगे, है ना। ये तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो एक आवास योजना, शौचालय, बहुत बेसिक चीजें हैं सुनने में, लेकिन लोगों को मिली हैं। आयुष्मान भारत, है ना, ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, हर चीज में स्कैम निकल आता है ना। कुछ हॉस्पिटल्स उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो वाकई में चीजें दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से उनको वो पैसा ही नहीं मिल रहा है। जो 5-5 लाख के उन्होंने एक अंडर प्रिविलेज लोगों को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको जो आयुष्मान भारत के कार्ड्स मिले हुए हैं इलाज के लिए, अब उनका इलाज तो हो गया, अस्पताल के पास पैसा नहीं आया। अब अस्पताल के पास पैसा नहीं आया तो अस्पताल एक टाइम आएगा, वो कहेगा यार नमस्ते, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे अस्पतालों ने मना करना शुरू कर दिया, वो अवॉइड करते हैं कि भैया सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। सरकार से पैसा लेने जाओ तो सुनने में आता है कि कोई ना कोई अपना परसेंटेज मांग रहा है। तो भ्रष्टाचार, मतलब एक प्रधानमंत्री भी क्या कर लेगा या कुछ मंत्री भी क्या कर लेंगे, जब पूरी जनता में ही वो चीज है ना, जिसके हाथ में घोड़े की नकेल आ गई, है ना, वो उस लगाम को जितना कस सकता है कस लेगा। तो इट इज ऑल अबाउट पावर, राइट, है ना। और जब आप उस चेयर पे आ जाते हैं, आप समझते ही नहीं है कि कभी आप उस चेयर से अलग भी थे, या कभी आप उस चेयर से अलग भी होंगे, या आपका ही कोई अपना उस चेयर के सामने खड़ा होगा और वही चीज़ें मांग रहा होगा जो एक नॉर्मल चीज़ है ना। तो हमारे यहाँ 3 चीज़ें मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक है कानून, एक है एजुकेशन, एक है आपका हेल्थ केयर। जो किसी भी इवॉल्व्ड कंट्री में ये 3 चीज़ें मूलभूत कहना चाहिए, जो बेसिक इंसान के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, एमिनिटीज होती हैं, हाँ जी, वो हैं। ये तीनों चीजें हमारे यहाँ सबसे बड़े बिजनेसेस हैं। भैया फिर तो ये तो फिर सारा ये है ना कि ये तो फिर सारा उस पे ही आ जाता है कि पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन है। क्या करें क्या फिर? नहीं देखो, एक 70-78 साल हुए हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव भी आया है, हाँ जी, ऐसा नहीं है।
आगे आने वाली जनरेशन जो है, अगर आपने उनको स्किल नहीं दी तो वो इससे भी बदतर होगा। क्यों? क्योंकि सबको मोबाइल पे वो सारी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े होटल्स, सब घूम रहे हैं, फोटोज। तो क्या होता है दिमाग में कि मेरी दुनिया वही है। अब मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए एक जो रिगर की ज़रूरत है, जो एक मेहनत की ज़रूरत है, मुझे अपने काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आई शुड बी प्राउड ऑफ माई वर्क एंड आई शुड वर्क एंड देन अर्न। फिर क्या होगा? लोग स्कैम करेंगे। तो ये सब हो रहा है, आज की डेट में चल रहा है। एक टाइम के बाद वो छीना झपटी में बदल जाएगा और इस पॉपुलेशन के साथ वो कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें तो साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, हमारे सामने न्यूज़ चैनल्स पे ये सब आ रहा है कि भैया लड़की ने शादी की, लड़के को मार दिया। अब क्यों मार रहे हो भाई? मतलब हो क्या रहा है किसी के समझ में नहीं आ रहा। बट नॉट टू paint a grim picture, but this is the truth. This is the reality we are facing. And government cannot do everything. हाँ, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर भी चढ़ना थोड़ा सा ठीक नहीं होता। गवर्नमेंट कर रही क्या, कितना करेगी? आप कर ही रही। सोचिए, एक टाइम था पासपोर्ट के लिए। हाँ भैया, भाई पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट इज लाइक योर राशन कार्ड और लाइसेंस। अरे जो नॉर्मल चीजें हैं, हाँ, उनके लिए नचा देते थे। उम्र लग जाती थी। बिल्कुल सही कहा। मैं पासपोर्ट अब एक दिन में बन जाता है। हाँ, जो आदमी पढ़ लिख नहीं सकता था, हाँ, उसका अकाउंट नहीं था। राइट, यस, ठीक है, कुछ तो उसको अकाउंट दिया। हाँ, लोग चूल्हा फूंकते फूंकते लोगों के फेफड़े खराब हो जाते थे। हाँ, उनको सिलेंडर दिया। ठीक है, उसमें आप कह सकते हैं कि सब्सिडी मिडिल क्लास की हटवा दी, ठीक है, लेकिन कुछ किसी के पास कुछ पहुंचा। मैं अभी देख रहा था भाई, सरकार ने घर दिए, सस्ते घर दिए। अब वो एक महिला है, सोशल मीडिया पे वो क्लिप चल रहा था। वो महिला है कि हम तो इससे वहीं पे ठीक थे, झोपड़पट्टी में, ये यहाँ पे तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब आप बताओ यार। हाँ, जब खुद ही तुम सुधरना नहीं चाहो तो फिर क्या करें? फिर तुम्हें सरकार ने तुम्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट, माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें घूरे में ही अगर वही रहना जाकर रहना है, तुम्हें जाके अगर लीद में कूड़ेदान में ही, कूड़ेदान में ही मुंह मारना है, तो कोई क्या कर लेगा? सही बात है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो सरकार हर चीज का इलाज नहीं कर सकती। और भैया इसी बात पे जो मतलब कि खुद में एक जागरूकता होनी चाहिए, खुद में एक वो होनी चाहिए कि यार कुछ तो करें। साहब ऐसा इधर ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। अब जैसे मतलब उसी बात पे, जैसे अब ये इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं, किसी भी जो कि आपने बताया ना स्किल्ड वाली स्किल सेट जहाँ पे चाहिए होता है। जैसे कि इंजीनियर के लिए आपको स्किल चाहिए, आपको एक मतलब प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। तो अब जैसे कोई आईआईटी से कर रहा है या कहीं से भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से वो इंजीनियरिंग करके आता है। अब वो इंजीनियरिंग करके जब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, पहली बात तो वो वहीं पे बहुत प्रेशर में है। पहली बात तो या तो उसको ये क्लियर नहीं है कि यार मैं इंजीनियरिंग कर क्यों रहा हूँ, या तो उसके क्लियर है यार मेरे को इंजीनियर बनना है। आई एम श्योर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते होंगे जिनको हाँ यार मुझे आईआईटी क्लियर करके मुझे इंजीनियर बनना है और मेरे को करना है ये। लोग होंगे कुछ ऐसे। अब कुछ हाफ बेक्ड भी रह जाते हैं। और मैंने ज्यादातर ये पाया है कि भाई ये कैसा पैटर्न है कि एक बार तुमको इंजीनियरिंग करनी थी इसलिए तुम यहाँ हो ना, तो फिर क्यों रो रहे हो? पहली बात। अब तुम कर रहे हो इंजीनियरिंग, तुम्हारा कोर्स चल रहा है, तुम मेहनत कर रहे हो, तुमने क्लियर कर लिया, सब काम हो गए, अब तुमको प्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें प्लेसमेंट मिल गई, तो सुबह 9 बजे काम पे जाना, फिर रो रहे हो। तो तुम मतलब ये क्या है? ये क्या मतलब तुम रो ही रहे, मतलब तुमको इंजीनियर बनना था ना, अब तुम बन गए हो, ऑफिस में काम ज्यादा है, ये वो है, तुम भी रो रहे हो बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं कहता हूं ना, हम एट बेस्ट एक सस्ती सर्विस इकोनॉमी है। इंडिया हमेशा, मतलब हम अपने आप को पता नहीं क्यों गौरवान्वित महसूस करते हैं, इतना गर्व करने वाली क्या बात है कि अरे हमारे यहाँ सबसे सस्ती सर्विसेज मिलती हैं। आईटी बड़ी सस्ती है। सस्ती और अच्छी में फर्क है ना? पहली बात ये है। दूसरी बात है, अब एआई आ गया है। एक टाइम के बाद कोडिंग करने वालों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे वो लोग? काम मच्छर मारेंगे तो, ठीक है। दूसरे, टेक्नोलॉजी हर 3 महीने में बदल रही है। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स अभी भी मुगल हिस्ट्री और ये सब सिखाने में लगे हुए हैं। क्यों? सही बात है ना? आप ग्रामर में आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर्स जो सिखानी चाहिए चीजें। फाइनेंस आप क्यों नहीं सिखाते स्कूल में? बच्चा इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं सीखता? है ना? बड़े होके क्यों? क्योंकि नौकर बनाने की प्रथा रखी हुई है। जो आपकी पढ़ाई है वो नौकर बनाने के लिए है, वो मालिक बनाने के लिए है ही नहीं। तो मालिक बनेगा कैसे? रिसर्च, हमारे यहाँ रिसर्च को सबसे बेवकूफ़ी से देखा जाता है। आप किसी से बोलें यार कि हमें रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट रिसर्च के लिए पैसा नहीं देती।
रिसर्च के बिना आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप कोई भी इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हो रिसर्च के बिना? अच्छा। तो वो प्राइवेट जिनके हाथ में पैसा है वही लगा सकते हैं। अच्छा, गिने चुने एक 25-50 बिजनेस फैमिलीज हैं, वो हर चीज़ कर लेना चाहते हैं। वो ई कॉमर्स भी कर लेना चाहते हैं, वो एविएशन में भी घुसे हुए हैं, वो डेटा भी वही बेच रहे हैं, वही लोग एंटरटेनमेंट में भी हैं, मीडिया भी उन्होंने ही कंट्रोल कर लिया है। ये क्या है भाई? 140 करोड़ के देश में आप सब कुछ क्यों निगल जाना चाहते हो? और आपकी भूख कितनी है? और मतलब आज विजय मल्ल्या को मेरे ख्याल से कुछ 7,000 करोड़ का विजय मल्ल्या का कर्ज था। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते रहे, 14,000 करोड़ उससे वसूल लिया। हाँ, अब वो 17,000 करोड़ हो गया है। अभी भी आपको उसी की खाल खींचनी है। अरे भैया, इसके अलावा भी बहुत सारे पूंजीपति यहाँ पे लाखों करोड़ डकार के बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, उनका कर्ज माफ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब, और मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चरमराया हुआ है। बट भैया कहीं ना कहीं ऐसा तो यूएस में भी तो होता है ना कि जैसे बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हेल्प करते हैं। मतलब ये अब जैसे अडानी अंबानी ये लोग तो हेल्प तो इनकी मिलती है ना। नहीं, मतलब आप मुझे एक बात बताइए, यूएस और इंडिया का एक फर्क देखिए, है ना? यूएस में मार्क जकरबर्ग ने क्या किया? माइनिंग की? माइनिंग नहीं की, उसने इनोवेशन किया। ओके, हाँ ठीक है। एलोन मस्क ने क्या किया? हाँ। इनोवेशन किया, है ना? अमेजोन ने क्या किया? बेजोस ने। बेजोस ने इनोवेशन किया, है ना? आपने क्या किया? जमीन खोद लो, पोर्ट ले लो, है ना? मतलब हाँ, राइट। बैंडविड्थ बेच लो, वो सब तो देश की धरोहर है। आपने क्या किया? व्हाट हैव यू इनोवेट क्या किया? हाँ। हाँ, अच्छा, हमारे इनोवेशन किसको मानते हैं? ब्लिंकिट को इनोवेशन मानते हैं, है ना? जेप्टो को इनोवेशन मानते हैं। अरे वही सस्ती सर्विस है भाई, आप एक गरीब को भगा रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट में कुछ पहुंचा रहे हो, ठीक है, उसके फायदे होंगे कुछ लोगों को। वो नौकरी नहीं है, बाय द वे, वो नौकरी नहीं है। वो आदमी आज बीमार पड़ेगा ना, उसके लिए कोई, उसकी ना शायद मेडिकल नहीं होगा, उसका प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, होगा भी नहीं, पता नहीं मुझे। तो क्या है गरीब के लिए? देयर इज नथिंग। अच्छा, आप सरकारी तंत्र का देखो, 80s तक कहते थे कि सरकारी जॉब चाहिए। जब रिश्तों की बात होती थी कि भाई लड़की के लिए लड़का ऐसा ढूंढना है कि भैया वो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हाँ। 90s में क्या है, ये बदलना शुरू हुआ। 2010-15 तक ये बदल गया था। अच्छा। कि भाई नहीं, अपना बिजनेस करना है। लोग सरकारी उसमें मतलब कम इंटरेस्ट ले रहे थे कि भाई नहीं, पैसा है, अपना काम करना है, और उस सब में। उसके बाद क्या हुआ? 8th पे कमीशन और ये वो। अरे भाई, आज की डेट में सरकारी जॉब जो है, इट इज वे मच मोर ल्यूक्रेटिव देन एनी प्राइवेट जॉब, हाँ। है ना? तो फिर जब प्राइवेट जॉब ल्यूक्रेटिव भी नहीं रहा, बिजनेस करना आसान नहीं रहा, लोन्स मिलते नहीं हैं आसानी से, हाँ। जो लोन्स मिलते हैं वो इतने छोटे मिलते हैं कि उसमें काम किया नहीं जा सकता। सही बात है। मार्जिन्स बहुत कम हैं, तो नया बिजनेस कैसे बनेगा? इनोवेशन के लिए कहाँ स्कोप छोड़ा है? तो ये आगे पीछे ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। या तो उसका आंसर ढूंढा जाए। अब क्या सरकार हर चीज का जवाब दे सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन लोगों को भी ये सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, अच्छा, आधे से ज्यादा लोग क्रिएटर बन रहे हैं। हाँ। जो क्रिएटर नहीं भी है वो भी क्रिएटर बन रहा है। हाँ, ये हाँ भी, ये सोशल मीडिया का भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया का भी। मतलब ये मतलब कमाल ही हो रहा है, बिल्कुल ही, मतलब कि कुछ भी हो रहा है, नहीं, कोई भी देखो, खड़ा हो रहा है। इसके दो पहलू हैं। एक तो डेमोक्रेटाइज हो गया भाई। हाउ एम आई, सोशल मीडिया भैया पैसे कैसे कमा रहे हैं? मतलब नहीं, मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू हाउ एम आई मोर इम्पोर्टेंट देन माई नेक्स्ट डोर नेबर। मुझे क्यों हक है कि मैं मीडिया या मैं कुछ क्रिएशन करूं, और मेरे पड़ोसी को हक नहीं है? हो सकता है वो मुझसे देखने में अच्छा हो या नहीं हो सकता है उसकी जबान उतनी साफ हो या नहीं हो, लेकिन उसको भी हक है, फोन तो उसके पास भी है भाई। तो अच्छी बात यह है कि वो डेमोक्रेटाइज हो गया, सबके हाथ में वो पावर है, सब कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि कुछ एक जो मीडिया हाउसेस जो पूरा एक
एक सुप्रीम पावर रखते थे, वो 5, 10, 15, 20 मीडिया हाउसेस थे कि आपको अगर जाना है तो उन्हीं के थ्रू जाना जाना पड़ेगा, पड़ेगा। है ना। तो आप उनके साथ काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर उनसे नौकरी छूटी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। जो बड़ी अच्छी बात है ना। तो उनके हाथ में पावर नहीं रह गई। अच्छा, उन्होंने क्या लॉजिस्टिक्स अपनी इतनी क्रिएट कर ली है, क्योंकि सालों से वो काबिज हैं, उनके पास पावर थी, तो उनके पास बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अब उनके पास आइडिएशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कहाँ से आ गया? कंपटीशन इंडिविजुअल क्रिएटर से आ गया। गूगल, फेसबुक, मेटा ने वो प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप अपना कंटेंट उठाओ और डालो और कमा सकते हो, कमा लो। यही है, सिंपल सा। तो पब्लिशर का स्पेस गूगल, यूट्यूब, मेटा खा गए। हाँ, क्रिएटर को इतना पैसा बाहर से मिल रहा है कि वो नौकरी इनके साथ करना नहीं चाहता, पब्लिशर्स के साथ। तो पब्लिशर्स के लिए चैलेंजिंग टाइम है, जो मेरे हिसाब से अच्छा है। एक टाइम आता है जिंदगी में जब आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या मेरी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि मेरे पास बड़ी बिल्डिंग है और मैं एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस का चेयरमैन या सीईओ बन के बैठा हुआ हूँ। दूसरा इसका पहलू ये है कि इन्फ्लुएंसर्स के पास पावर तो आ गई। मैं अपना चैनल बना के इंस्टा पे या यूट्यूब पे मैं अपना कंटेंट डाल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें यूट्यूब आपको पैसे कितने दे रहा है, कितना आपका कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना आपका समय इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस पर आपको पैसे क्या दे रहा है। यहां पे सरकार को आना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर हर साल इन बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के हाथ में जा रहे हैं। और ये इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इट्स एन ओपन मार्केट, लेकिन उन कॉन्ग्लोमरेट्स के ऊपर भी चेक होना चाहिए कि हमारे क्रिएटर को तुम कितना पैसा दे रहे हो। इट कैन नॉट बी, आप उनको अगर खुला आप छोड़ दोगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। वो बनी गई है, वो आपके लगभग कान मरोड़ रहे हैं। अच्छा, कई लोग तो कह रहे हैं जीमेल बंद कर देंगे तो इंडिया क्या कर लेगा, सब खत्म हो जाएगा आपका। बात गलत नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जीमेल पे हैं, हाँ सही बात है ना। सवाल ये है, आजकल ये नहीं पूछता कि व्हाट्स योर ईमेल, पूछते व्हाट्स योर जीमेल। हाँ, सवाल ये है कि पर 1000 प्लेस जो होते हैं, उस मतलब 1000 में सीपीएम रेट आप क्या दे रहे हो क्रिएटर को, क्योंकि काम तो क्रिएटर का है। तुम कहते हो नहीं हम तो कॉपीराइट नहीं ले रहे, कॉपीराइट तो उसके पास है। अरे वो कॉपीराइट चलाएगा कहाँ पे भैया, जब 2-3 प्लेटफॉर्म्स मोनोपोली बना के बैठ गए हैं। यहाँ पे सरकार को आना चाहिए, सरकार को रेट्स तय करने चाहिए ताकि क्रिएटर पैसा बनाए, क्रिएटर के पास पावर हो, हाँ है ना। अब म्यूजिक लेबल्स होते थे, पहले आपको जाना पड़ता था, क्योंकि सीडी रिलीज होगी, आप सिंगर बनना चाहते हो, तो आप किसी के जाके पाँव पढ़ो, फिर अपने आप को प्रूव करो, फिर वो कहेगा सीडी बनेगी और तू इतना पैसा देगा तो तेरा म्यूजिक वीडियो बनेगा। तो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी से वो सारी चीजें बैलेंस हो गई। आपके पास यूट्यूब है, आप अपना रिलीज कर लो, राइट, स्पॉटिफाई है, अपना म्यूजिक रिलीज कर लो, हाँ वो रिलीज तो कर लो, हाँ लेकिन उसका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर राइट, है ना। जंगल में मोर नाचे किसने देखा, आपका सॉन्ग बेहद बढ़िया हो, हाँ अनलेस आप पैसा नहीं लगाएंगे तो वो आगे कहीं चलेगा नहीं, चलेगा वो एल्गोरिदम में शो ही नहीं करेगा, सही बात है ना। और कोई भी म्यूजिशियन जो है वो उसको कम से कम 500 सॉन्ग बनाने पड़ेंगे कि एल्गोरिदम को हिट कर पाए हाँ कंसिस्टेंटली, हाँ हाँ है ना। तो वो पैसे नहीं बना पा रहा, स्पॉटिफाई पैसे दे नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चेक रखना चाहिए कि स्पॉटिफाई भाई क्रिएटर्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है। हाँ आप सब्सक्रिप्शन तो ले रहे हो, हाँ अच्छा, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सारी इनके हाथ में आ गई है, क्योंकि ज्यादातर डिजिटल, अच्छी बात यह है कि डिजिटल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी है कि भाई कितने लोगों को पहुंचा आपका कंटेंट, कितने लोगों को आपका एड डिलीवर हुआ, उसकी क्या जेंडर है, उसकी क्या डेमोग्राफिक्स हैं, वो सब है, ठीक है। वो फायदा है जो टीवी में नहीं है, जो शायद रेडियो में भी नहीं है ना। वो शोकेस नहीं कर पाते कि कितने लोगों ने सुना, तो वो डिजिटल में फायदा है। टीवी में टीआरपीस, अब टीआरपीस भी तो फर्ज थी ना, वो बाद में तो मालूम पड़ा, आपको मालूम ही होगा, वो न्यूज़ चैनल्स का हुआ था, अच्छा खासा बवाल मचा था, तो टीआरपीस भी फर्ज थी। बाद में मालूम पड़ा कि टीआरपीस भी पैसे दे दे के अपने अच्छा, वो डायरी मेथड यूज करते थे, बहुत सारी, मतलब वो एक अलग कहानी है। बट इसमें ये है कि जो ब्रांड है, जो एडवर्टाइजर है, वो कम से कम उसको डिलीवरी मालूम है कि
मेरा कहाँ कहाँ किस शहर में किसको डिलीवर हुआ, एड क्या उसका कन्वर्जन है, वो सारे उसके बिजनेस एस्पेक्ट्स, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स वो डिस्कस किए जा सकते हैं। दिक्कत ये है कि अब वो 3-4 हाथों में ही घूम रहा है पूरा एडवर्टाइजिंग मार्केट, मेजर एडवर्टाइजिंग मार्केट इंडिया का इन्हीं 3-4 टेक कंपनीज के पास है। जैसे कि और जैसे कि यूट्यूब हो गया अपना, मेटा हो गया, गया, म्यूजिक में स्पॉटिफाई हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, राइट। है ना, और अब कुछ हद तक प्राइम पे भी चलने लगा है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके जो मीडिया हाउसेस थे, मुझे मीडिया हाउसेस से बहुत चीज़ों में मैं अग्री नहीं करूंगा उनसे, लेकिन कम से कम वो इंडियन थे, तो कम से कम पैसा इंडिया में रहता था। ये पैसा तो बाहर जा रहा है, और ये छोटा पैसा नहीं है, कम से कम 15-20 बिलियन डॉलर का ये पूरा घालमेल है। तो ये 15-20 बिलियन डॉलर जो है, कहीं ना कहीं सरकार को चेक रखना चाहिए कि क्रिएटर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा पड़े। दूसरा, सरकार को ये चेक रखना चाहिए कि आप अपने होम ग्रोन इंडिजिनस जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो लेकर आइए। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ट्विटर है ना, बाद में ट्विटर को एलोन मस्क ने एक्स बना दिया, है ना। तो वो है तो बाहर का प्लेटफॉर्म, और पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है न्यूज का जितना है वो ट्विटर से बनता है। देश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश की 99% आबादी ट्विटर पे नहीं है, एक्स पे नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो नैरेटिव, ग्लोबल नैरेटिव बनाने में और वो पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है उसमें उसने अच्छा खासा पैठ बना ली अपनी। हाँ, नैरेटिव सेट कर देता है एक, हाँ सही बात है। हाँ, इंडिया में कू नाम से एक प्लेटफॉर्म बना था, इट वाज एज गुड एज एक्स। क्यों सरकार ने मदद नहीं की उसकी? सरकार को मदद करनी चाहिए थी, है ना, सरकार मदद करती। वो लोग, उसके फाउंडर्स जो हैं, वो पिलर टू पोस्ट वो लोग भागे, बताओ, कि हम लोगों को यार कोई फंड करे, हमें कोई पैसा दे, हमें आगे चलाना है। लेकिन आप जब इनोवेशन को हेल्प ही नहीं करोगे, चाइना में ये नहीं होता। चाइना का अपना, उनका होम ग्रोन यूट्यूब भी है, उनका होम ग्रोन उनका वीचैट भी है, उनका सब कुछ अपना है, उनका इंस्टाग्राम टाइप का भी है कुछ। तो जब आप चाइना से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो फिर चाइना के कंपैरिजन में अपने आप को खड़ा भी करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में समझता हूँ भाई, चाइना ने 78 में जाओपिंग के टाइम से चाइना को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, जब हमें सोशल स्टडीज में मिक्स इकोनॉमी पढ़ा रहे थे, जिसका आज तक कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हो, मिक्स इकोनॉमी। तो ना तो आप यहाँ के हो ना वहाँ के हो, है ना। टेलीफोन लग जाता था MTNL का, तो लोग पड़ोस भर में लड्डू बांटते थे, है ना। किसी का टीवी आ जाता तो बड़ी बात होती थी। और वो जबकि कंप्लीटली कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, लेकिन उन्होंने कैपिटलिज्म को ऐसे अडॉप्ट किया जैसे मतलब आज US फील्स थ्रेटन चाइना की वजह से। बिल्कुल वो तो है ना। और मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी सेगमेंट हो, चाइना के बिना मूव ही नहीं करता। वो रेयर अर्थ कहीं से भी आपको मिल जाए, सच में, लेकिन उसको प्रोसेस करना, उसको रिफाइन करना, वो भी चाइना के हाथ में। तो असेंबली लाइन उनके इतने बड़े बने हुए हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट शुड बी इन द फोकस। लेकिन हमारे फोकस में क्या रहता है? इलेक्शन। हम इलेक्शन में ही रहते हैं, क्योंकि सत्ता में आप रह रहे हैं, और सत्ता में कोई भी पार्टी आए, अरे देश का भला कर लो यार। आदमी रोड पे भीख मांगता तो ना दिखे, कम से कम वो सबसे पहली चीज है, उसको एड्रेस करना चाहिए। राइट। ये भैया कू कौन से टाइम में आया था? कू अभी लगभग 1-2 साल पहले तक था। अच्छा। हाँ, इवेंचुअली दे हैड टू शट द ऑपरेशंस। आप सोचिए कितनी दुख की बात है यार। अब मेरे को फाउंडर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट somebody did something। हाँ, है ना। एयरटेल का हाइक मैसेंजर आया था। बिल्कुल आया था हाइक मैसेंजर, हाँ, है ना। आई थिंक ये सुनील भारती मित्तल के बेटे ने किया था हाइक मैसेंजर। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। हाँ। अरे भाई, आपको हेल्प करना चाहिए था। हाँ, व्हाई डू, ठीक है व्हाट्सएप चलने दो। आप तो रशियन जो इनोवेटर है जिसने टेलीग्राम बनाया, हाँ, है ना, टेलीग्राम चल रहा है ना। किसी ने सपोर्ट किया होगा ना टेलीग्राम को। भैया किसने बनाया? रशियन है, US का है? नहीं, रशियन फाउंडर है उसका। बड़ा चिल्ड आउट सा बंदा है। हाँ, वो कहता है मैं, वो उसका कोई घर भी नहीं है, वो उसका कुछ घर भी नहीं है टेलीग्राम वाले का। कह रहे मैं खरीदता नहीं हूँ कुछ, कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपका कुछ वो नहीं है,
आपका कुछ ये नहीं है, तो उसने बड़ा लेकिन वो टेलीग्राम उसने आई मीन हाँ उसका मतलब उसने बोला They कि यार made a मैं wonderful thing. नोमैडिक सा बंदा है, कह रहा है यार मैं, मेरे को लगता है कि ये लेकिन पीछे कोई है, सरकारी तंत्र है किसी ना किसी फॉर्म में, हाँ ये हो backing नहीं है। सकता भाई। अरे भैया इस तरीके के भी आ गए थे टिकटॉक टाइप के ना, इंडिया के भी बनने लगे थे, कुछ नाम थे उनके, नहीं वो चिंगारी एक बना था, चिंगारी और इस तरह के। अब उनको इतना ज्यादा दिक्कत क्या है, सेक्सुअलाइज भी कर दिया था फिर देखो उनको। एक होता है कॉपी कर देना, हाँ है ना, एक होता है आप अपनी नॉवेल्टी लेकर आओ किसी चीज को। प्रॉब्लम ये जब आप कॉपी करने लगो ना, वहां पे दिक्कत है। तो आप भैया अपनी कू भी novelty- तो एक तरीके से कॉपी था थ्रेड का, इनका सॉरी ये आपका देखो, एक्स का, कू जो ट्विटर था ना, का। कू का ओवरऑल सिस्टम अच्छा था। अच्छा उसके उसके आप जब उस ऐप को चलाओ तो इट शुड बी फ्रेंडली। अच्छा, उसका इंटरफेस अच्छा हाँ, था। अच्छा उसका यूआई यूएक्स अच्छा था, डिसेंट यूआई यूएक्स था। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कॉपी भी ढंग से ना कर पाओ, राइट। है ना। और फिर द काइंड ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड, भाई जब बड़ी टेक कंपनीज आती हैं तो इनका कोई ये नहीं होता कि 3 साल में ब्रेक इवन करना है या 5 साल में ब्रेक इवन करना है, ये 20-20 साल का प्लान लेके आते हैं। इसीलिए दे स्टे देयर, दे कैप्चर द मार्केट। तो इसीलिए दे आर मेकिंग द मनी। राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू लुक एट योर नेशनल इंटरेस्ट, है ना, योर नेशन शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन एन आउटसाइडर प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको बंद कर दो, चलने दो, उसको भी चलने दो, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट लेकिन को, अपना होम ग्रोन भी तो करो हाँ, ना। और थोड़ा गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करके करना चाहिए भाई, तुमको क्रिएटर को इतना देना चाहिए। बिल्कुल, क्रिएटर को तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ कि वो तुम्हारे उस पे ऐप पे बना रहा है, इतना Creator मेहनत तो कर सबसे रहा important है, है। व्यूज लेकर आ रहा है, ये सब कर रहा है। दूसरा, जो जो सेटल्ड एस्टैब्लिश मीडिया हाउसेस थे, उनके चीफ डिजिटल ऑफिसर्स क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। वो पीछे जो शील्ड मिलती है ना यूट्यूब की, वो अपने कैबिन में पीछे सजा के बैठते थे, देखो हमें ये मिल। दे आर फ्रेनेमीज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज फ्रेनेमीज। फ्रेनेमी, हाँ यार। यू नो, जो फ्रेंड अपीयर करते हैं बट दे आर एनिमीज। दे एट अवे योर बिजनेस एंड यू आर हैप्पी कि मुझे ये शील्ड मिली है तो मुझे बोनस मिलेगा। ग्लोरीफाई कर तुम तुम एक बहुत जबरदस्त मीडिया हाउस हो, हाँ, और तुम यूट्यूब चैनल बना के खुश हो रहे हो। व्हाट I mean, I just don't understand. Yeah. What were they thinking? राइट। And that space is taken. आपको अपना डिजिटल ग्रो करना चाहिए था, हाँ है ना। हाँ, वो सही में। डिजिटल ग्रो किया नहीं। अच्छा, क्यों नहीं ग्रो किया? क्योंकि पैसे लगाने पड़ेंगे, और आप मक्खी चूस हैं, आप पैसे लगाएंगे नहीं। आपको लग रहा है कि जो मतलब मैं तो रेडियो, सिंस आई हैव बीन अ रेडियो जॉकी, तो आई कैन टेल यू, रेडियो जॉकीज से आप इंस्टा करवा रहे हो। रेडियो अलग मीडियम है, इंस्टा अलग मीडियम है। हाँ है भैया, ना, इंस्टा विजुअल है, इंस्टा पे इंस्टा का काम, एग्जैक्टली। ठीक है। तुम उसको तनख्वाह रेडियो जॉकिंग करने की दे रहे हो, हाँ और फिर एडिशनली उससे तुम इंस्टा के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर उससे नाच नचा रहे हो। फनी रील्स करवा रहे हो। उसका क्या मोटिवेशन है? व्हाई वुड दे डू इट? इवेंचुअली जो स्मार्ट थे वो बन गए, हाँ उन्होंने फिर जॉब को लात मारी, वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए। अब तुम सही किससे कह रहे हो। करवाओगे? हाँ तो ये ट्रेजेडी है। अच्छा, कहते हैं नहीं नहीं रेडियो कोई नहीं सुनता। अरे रेडियो सुनेंगे क्यों? तुमने रेडियो के लोगों को तुमने रेडियो को रेडियो नहीं रहने दिया। हाँ, मैं भैया वही पूछ रहा था कि आपके उस टाइम, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये सोशल मीडिया इतना आगे है, इतना सब कुछ हो रहा है, और उससे रेडियो पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, आरजेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, और जो एक रेडियो सुनने की जो एक जो सैंक्टिटी ऑफ लिसनिंग टू रेडियो थे ना, वो कहीं ना कहीं क्या गुम हुई या है या नहीं है। वो मतलब आप ही की बात पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वो बताया ना कि अब उनको इंस्टा करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक मजा तो आता था रेडियो सुनने में, एक रेडियो की सैंक्टिटी कि मैं सुन रहा हूँ यार, मुझे सुनना है। तो उसको भाई, वो मीडियम सुनने का है तो उसको सुनने का रहना चाहिए ना। तो अब भैया रेडियो का क्या सीन है इस टाइम पे? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेडियो खत्म हो गया। रेडियो खत्म नहीं हुआ। अच्छा। रेडियो को हमारी इंडस्ट्री ने खत्म कर दिया। 2 चीजें हुई है रेडियो के साथ जो बड़ी ट्रेजेडी हुई है। हाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी रेडियो के साथ ये हुई कि गवर्नमेंट ने न्यूज को अलाउ नहीं किया रेडियो पे। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट का में मानना है कि उसको रेगुलेट कैसे करेंगे। अरे भाई, दुनिया भर में डिजिटल फैला हुआ है। हाँ, ट्विटर पे हाँ कोई कुछ भी बोल रहा है। हाँ आप किसी चीज को रेगुलेट नहीं कर पा रहे डिजिटल पे। आपको रेगुलेट सिर्फ रेडियो को करना है। हाँ, right। रेडियो तो फिर भी रेगुलेट हो सकता है। आप लाइसेंस दे रहे हो ना, आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, किसी को पेनलाइज कर सकते हो, है ना। प्यूनिटिव डैमेजेस
क्लेम कर सकते हो। हाँ तो रेडियो तो बंद हो सकता है, हाँ, उसको कैसे करोगे? डिजिटल को तो आप बंद ही नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल तो न्यूज़ क्यों नहीं अलाउ किया आपने? क्योंकि छोटा रेवेन्यू आता है रेडियो से, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एरिया नहीं है ना, तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया उसको, अच्छा। रेडियो को। नहीं तो आप बताइए, रेडियो से बेटर न्यूज़ उस शहर की कौन देगा आपको? सही बात है भैया। कोई नहीं दे सकता। वेरीफाइबल न्यूज़ रेडियो दे सकता। वो तो अभी भी यूएस में तो अभी भी बिल्कुल। हाँ तो न्यूज़ आती है। पहली ट्रेजेडी रेडियो के साथ ये हुई। गवर्नमेंट अपना उसके ऊपर धुनी रमा के बैठी रही, कोई डिसीजन नहीं लिया गवर्नमेंट ने। और ये 15 साल की 20 साल की लड़ाई चली रही है रेडियो इंडस्ट्री की। तो एक ट्रेजेडी ये रही, छोटे स्टेशन जो थे वो न्यूज के बेसिस पे चलते, वो बंद हो गए। दूसरा ट्रेजेडी जो रेडियो की है वो रेडियो इंडस्ट्री के लोगों ने ही की, अच्छा। है ना। आप आरजे को हायर कर रहे हैं, है ना, तो आरजे को आप हायर कर रहे हैं, तो तुम्हारे इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं? अरे भाई वो आरजे है। हाँ उसका क्या लेना? आप इंस्टा पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, यानी जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, हाँ। वो तुम्हारे साथ काम क्यों करेगा? तुम जितनी चिंदी तनख्वाह दोगे वो तो वैसे ही कमा लेगा। तो फिर तुम किस चीज के लिए तुम्हारे पास वो आएगा? सही बात है। अच्छा, जो नेचुरल आरजे है ना, जो उस चीज को एंजॉय करता है, जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, हाँ उसको तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, आप बेच क्या रहे हो? आप बेच रहे हो 1 घंटे में 30 मिनट के 40 मिनट के ऐड, तो कौन सुनेगा भैया? 30-40 मिनट एड्स बेच रहे हो। तुमने क्या इनोवेशन किया रेडियो पे? व्हाट डिड यू डू टू रेडियो? दे किल्ड रेडियो। इंडस्ट्री इज किलिंग रेडियो। उसमें गवर्नमेंट भी ब्लेम नहीं की ओवर जा सकती, कमर्शलाइजेशन। except for the- ओवर कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन नहीं, बस प्रॉफिट्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हाँ है ना। कंटेंट के लिए अच्छे लोग रखने नहीं है ना। वही चमचागिरी वाले कुछ एक लोग उसको चलाने में मतलब तो टैलेंटेड नहीं हो, 1 लाख फॉलोअर है तो तुमको पहले वो प्रेफरेंस देंगे रादर देन एक बंदा जो एक्चुअल में एक स्किल्ड आरजे हो सकता है। मैं आपको मतलब गारंटी दे के बता सकता हूँ, आज जितने रेडियो स्टेशन हैं, हाँ जी। है ना, उसमें से शायद 2% ऐसे लोग हों, 2% who are natural radio people. Rest of them are not there because रेडियो जॉकीज जो होते हैं वो लार्जली इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। वो अपने स्पेस में दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद द माइक, दे डोंट वांट टू बी सीन। ट्रू। अच्छा। एंड दे एंजॉय दैट पार्ट, राइट। एंड दैट्स व्हाट यूज्ड टू कनेक्ट पीपल, है ना। अच्छा, तीसरी एक और चीज हुई है, वो भी एक बड़ी ट्रेजेडी है जिस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। होना क्या चाहिए था, एंड रेडियो स्टेशंस वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। ये सारा नुकसान नहीं होता, ना प्रेशर आता रेडियो इंडस्ट्री पे। साइमलकास्ट अलाउ नहीं किया। क्या क्या नहीं करा भैया? साइमलकास्ट अलाउ नहीं किया। ये क्या होता है भैया? सो आई विल टेल यू, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ रेडियो स्टेशन, जी। ठीक है, और वो अपना स्टेशन चला रहा है इंदौर या दिल्ली, मान लीजिए आप दिल्ली का उसका रेडियो स्टेशन, उसके पास 20 शहरों में अलग अलग लाइसेंसेस हैं। ठीक है। वो अपना एक स्टेशन चला रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए वाई नाम से चैनल है, वाई दिल्ली। ओके। वाई दिल्ली स्टेशन जो है उसका रेडियो चल रहा है, और वही चीज ऐप पर, है ना, लोग कंज्यूम कर सकते हैं। जो दिल्ली का आदमी बैठा है न्यूयॉर्क में, वो भी वो कर सकते हैं। साइमलकास्टिंग। साइमलकास्ट। ओके ओके ओके। उसमें क्या होता है, एडवर्टाइजिंग आती, तो आप डिजिटल का भी वो पूरा कर लेते हैं। वहां पे क्या है, ना गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, दूसरी तरफ म्यूजिक लेबल्स जो हैं, है ना, वो इतनी हाई रॉयल्टीज मांगते हैं कि वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है इंडिया में। तो या तो भाई वो रेवेन्यू शेयरिंग ले लेते हैं, तो साइमलकास्ट के लिए वो रेवेन्यू शेयरिंग नहीं लेना चाहते। तो इतना बड़ा मीडियम, तो बिजनेसेस डाई बिकॉज पीपल आर इनडिसाइसिव। कोई अच्छा डिसीजन मेकर हो और वो कहे नहीं ऐसे होगा, करेंगे लोग। और ये गवर्नमेंट के बस की बात है, ये इंडस्ट्री में कोई क्या कर सकता है, इसके लिए बात ही कर सकते हैं। राइट। तो these are critical issues, और आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज माइट बी फेसिंग सिमिलर इश्यूज, बट देयर इज नो वन एड्रेसिंग देम। राइट। कोई एड्रेस करने के लिए नहीं है उस चीज को। तो भैया अभी इस टाइम पे अगर कोई आरजे बनना चाहता हो उसको क्या बोलना चाहेंगे? देखो, आरजे बनना चाहे तो मैं तो यही कहूंगा कि आज की डेट में
मतलब आर्जिंग अगर आप शौक के लिए करना चाहो करो, डेफिनेटली करो। मेरे ख्याल से इट्स द मोस्ट एंजॉयबल थिंग। ओके आई हैव डन इट फॉर मेनी इयर्स, आई हैव मेड अ लिविंग आउट ऑफ इट, यू नो, यू कैन स्टिल डू इट। एंड मतलब आई एम होपिंग कि कभी गवर्नमेंट होश में आए और कहे नहीं नहीं न्यूज़ अलाउ करते हैं, कम से कम लेट्स गिव, ये हमारी अपनी इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेट्स गिव इट अ पुश। तो देयर कुड, मतलब थिंग्स कैन चेंज लाइक दिस, राइट यू नो, तो दैट कैन हेल्प। अदरवाइज इंस्टा एंड यूट्यूब, सैड रियलिटी। तो इट्स अ सैड रियलिटी। पहले अपना इंस्टा बढ़ाए वो इंस्टा बड़ा ही बड़ा है। पहले, फिर उसके बाद में आरजे ट्राई करे। आरजे शौक के लिए ट्राई करना है करो। नहीं सर, अगर कोई एक्चुअल में वो हो कि मतलब बिल्कुल एंथुजियास्ट हो, मतलब कि भाई मैं, ये मेरा पैशन है बोलना, मेरा ये गिफ्ट ऑफ गैब है मेरे पास और मेरे को बोलना अच्छा लगता है, और मैं मतलब वो उसको एक्चुअल में आरजे, मतलब ही इज पैशनेट अबाउट बीइंग एन आरजे, तो वो क्या करे? अर्जुन, इनपुट वर्सेस आउटपुट। अच्छा आज की जो जनरेशन है ना, वो इस चीज में बड़ी समझदार है। अच्छा वो ट्रांजैक्शनल हो गई है। ओके वो अपने पेरेंट्स के साथ भी ट्रांजैक्शनल अच्छा है ना, क्योंकि वो पीयर प्रेशर में है। कौन कौन सा फोन यूज कर रहा है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन कौन सा ब्रांड पहनता है, चश्मा कौन सा पहन रहा है, घड़ी कौन सी यूज कर रहा है, वो सब इसमें है। तो उनका जो टोटल मूव करता है वो प्रैक्टिकल साइड, उनका दिमाग मूव करता है। और उनकी दोस्ती मतलब इंटरपर्सनल, उनकी दोस्ती कम होती जा रही है, उनकी दोस्ती मोबाइल से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राइट वो मोबाइल में अपनी दुनिया ढूंढते हैं और उसी में उनको दुनिया दिखाई देती है, ये इतना कमा रहा है, वो उतना कमा रहा है। तो उनका जो पैशन है वो सेकेंडरी है, अच्छा उनका प्राइमरी है कि मुझे मिलेगा क्या। तो इनपुट वर्सेस आउटपुट में तो रेडियो आपको ऑफर नहीं करेगा अनलेस यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। जैसे कई लोग होते हैं हाँ, मैं वही पूछ रहा कि हूँ। मूवी मिले ना मिले मैं थिएटर करूंगा यार, क्योंकि वो थिएटर से उनको लगाव है लगाव है ना। तो जिस मीडियम से, अगर मीडियम से लगाव है, ट्राई करें, व्हाई नॉट। तो भैया आरजेस को डोंट आरजेस गेट पेड वेल? दे यूज्ड टू नाउ आरजेस तो मतलब मैंने रिसेंटली सुना था, आई वोंट कोट द फिगर, बट वन ऑफ द प्रीमियम सुपर ब्रांड्स इज ऑफरिंग सच मीगर सैलरी ओहो, कि उससे बेहतर है कि आप सीनियर गार्ड बन जाओ। अरे बाप रे, तो इट इज ओहो, इन अ सैड रियलिटी। एंड द इंडस्ट्री शुड रियली थिंक अबाउट इट। मेरी बातें लोगों को बुरी जरूर लगेंगी, नहीं लेकिन भैया, जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली सच है। क्या वो बात उतना ही सच है जितना हवा हवा है और जितना पानी पानी है। है। अरे बाप रे। और भैया जब आप आरजे आप एक्चुअल में आरजे बनना चाहते थे या? नहीं, मैं तो सिंगर बनना चाहता था यार। अच्छा तो मैं अधपका सा सिंगर था, ओके है ना। हाँ तो वो अधपका सिंगर भी, लेकिन अपने दिल में तो मैं सिंगर था, हाँ है ना। बट वो उस चक्कर में एक रेडियो स्टेशन में जॉब निकला था, केनिया बेस्ड रेडियो स्टेशन था नैरोबी में, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया आप था। केनिया में थे? सबसे पहले रेडियो जॉब मेरा केनिया में था। तो आप केनिया कैसे पहुंच गए? भाई इश्तिहार आता था, हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का एसेंट आता है, आज भी छपता है एसेंट में, करियर ओपनिंग्स आती थी। अच्छा, तो वो केनिया में नैरोबी में जॉब निकला था, तो आपने वो अच्छा उसमें मैंने अप्लाई किया। अच्छा, तो आप पहुंचे वहाँ? हाँ, और उस वक्त फुल टाइम रेडियो स्टेशन इंडिया में नहीं था, अच्छा सिर्फ AIR FM होता था, अच्छा है ना। तो आई वाज वेरी यंग, मैंने अप्लाई कर दिया था। वो लोग आए। और वो जॉब क्या था भी? आरजे का था? आरजे। अच्छा, आपने अप्लाई करा? हाँ। तो उन्होंने कुछ टेस्ट नहीं लिया, मतलब कि कुछ वोकल सैंपल्स या कुछ? उन्होंने कहा था, उस वक्त टाइम्स FM चलता था। ओके। तो अब IPL पे आप देखते होंगे गौरव कपूर, है ना। गौरव कपूर इज फेमस स्पोर्ट्स कास्टर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव वाज अ फैंटास्टिक आरजे, है ना। रोशन अब्बास हुआ करते थे, हाँ, ये बड़े आरजेस थे जी। हमें तो वो टाइम्स FM में तो मैंने काम किया नहीं था। तो उसमें लिखा हुआ था कि टाइम्स FM के जो रेडियो जॉकीज हैं उनको हम प्रेफर करेंगे। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड होता था, एक फिलिप पावर हाउस आता था। हाँ, तो उस पर मैंने अपना कुछ सॉन्ग वॉन्ग बनाया हुआ था, हम दोनों ने मिलके, उसने कीबोर्ड बजाया, मैंने रिकॉर्ड किया, 4 चीज़ें बोली। कुछ एक सीरियल्स के लिए ज़रूर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता था। तो और वो डेली सीरियल थे, अपराजिता नाम का एक सीरियल आता था। अच्छा। डेली सोप था वो। अच्छा। दूरदर्शन पे। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग करता था। अरे वाह, अच्छा। तो मैंने वो करके भेज दिया। थोड़ा वॉइस भी मतलब सैंपल वगैरह आपने बना के? अच्छा। तो वो आए, तो उन्होंने पिक कर लिया। मुझे ये लगता है हुआ ये कि टाइम्स FM वाले इतना अर्न कर रहे थे यहाँ पे, टाइम्स FM रेडियो जॉक, दे वर सेलेब्स, कि उन्होंने वो वहाँ पे गए नहीं
और जो अंधों में काड़ा राजा था वो मैं था, यू नो, मतलब वो हम्बल हो रहे हैं भैया, नहीं, नहीं। ऑफ कोर्स भैया, पसंद तो आया आपकी आवाज़ है ना, और अब तो सब कुछ। उन्होंने पसंद कर लिया मुझे, वो ले गए। उससे पहले तक तो मैंने रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। पहली बार मैंने रेडियो स्टेशन देखा, डे पार्ट क्या होता है, मतलब उसकी टेक्निकलिटीज, फुल टाइम रेडियो स्टेशन की वो समझ आई। एंड देन फ्रॉम देयर ईश्वर ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया है तो उसको इस्तेमाल किया, मेहनत की कमी नहीं थी। समरत, एक चीज़ नोटिस करी तूने, मैं एक भैया और मैंने भैया की और लोगों की भी नोटिस करी कि अब जैसे जो ट्रू आर्टिस्ट होता है ना, जो ट्रू अच्छा इंसान होता है ना, जो अच्छा इंसान होता है वो बिल्कुल साफ साफ बोल देता है। जैसे उस दिन अश्विन भाई भी आए थे, एक हमारे हम एक आपके भैया जैसे आप हैं ऐसे हमारे एक अश्विन भाई हैं, वो गेस्ट थे, वो स्पोर्ट्स मार्केटिंग में हैं और लग्जॉटिका, ओखली वगैरह की ब्रांड को वो मतलब उसके लिए बड़े अच्छे लेवल पे काम करते हैं। रोहित शर्मा वगैरह इन सबसे डायरेक्ट, गावस्कर जी के डायरेक्ट उनसे लिंक्स वगैरह, मतलब बिकॉज वो ही इज इनटू स्पोर्ट्स मार्केटिंग और वो बहुत अच्छे उस पर हैं। उनसे भी हमने जब ये सवाल पूछे थे उनके बारे में, तो उन्होंने भी इस तरीके, मतलब जो आप लोग ऑनेस्ट लोग होते हो ना, आप लोगों में फिल्टर्स नहीं होते। अब भैया ने कितने आसानी से जवाब दे दिया है ना कि यार मैं तो कभी रेडियो स्टेशन देखा भी नहीं था, मैं तो गाना गाना चाहता था और फिर ये हो गया, फिर मैं ऐसा के, मतलब भैया के, और ये इनमें इसमें भैया को बताने में कोई वो नहीं है। जबकि मैं ऐसे लोग भी देखता हूँ, अरे मैं अर्जुन एक्चुअली मैं बताऊँ क्या, मैंने पूछा, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे लोग भी होते हैं जो मैं एक पैरेलल आपको बता रहा हूँ कि सौरभ भैया आपने कैसे करा, अरे अर्जुन क्या बताऊँ, मैं 8-8 घंटे रियाज करता था और जब मैं सुबह उठता था तो मैं गरारे करता था, फिर मुझे लगता था कि हाँ मेरे गले में शायद कुछ लग रहा है, मुझे लगता है कि सरस्वती आ रही है, और मैंने फिर बोलना शुरू करा। और जब मैंने बोलना शुरू करा तो मेरी आवाज़ में फिर वो चीज़ आने लगी और फिर तो तुम जानते ही हो वो नहीं, आपका जो है ना, मतलब वो पहले ये चीज़ कॉमन, मतलब उन लोगों में देखी है। और भैया रिस्पेक्ट है यार कि आपने बिल्कुल साफ साफ सच बात रखी एकदम। नहीं देखो, जो जैसा है वैसे ही। नहीं भैया, ये आपको एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, आप दिल, मतलब ये बताता है कि आप एक ऑनेस्ट, मतलब दिल के साफ इंसान हो। नहीं, I'll tell you, आपने बिल्कुल कहा यार मैंने रेडियो स्टेशन देखा ही नहीं था, मैं I'll तो tell you गरबा का the गाना था। tragedy is, लोगों को झूठ सुनना पसंद है। People who succeed, है ना, are the ones who have a art to lie, or maybe an art of illusion. लाई नहीं बोलूंगा, इल्यूजन बोलूंगा। वो एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और दुनिया को वो पसंद है। आप कभी भी देखेगा दुनिया को वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं क्योंकि सच कड़वा होता है ना। लेकिन वो जो इल्यूजन है वो टिकता नहीं है ना। इल्यूजन धुएं की तरह होता है, हाँ ठीक है। तो वो पहले आपको मोहपाश में बांधेगा, उसके बाद वो 4-6 महीने में छट जाता है। फिर क्या होता है, फिर होता है एक किस्म की आपसी रंजिश शुरू हो जाती है। उसने मुझसे ये कहा था, मैंने उससे वो कहा था। जो सीधी साफ सच्ची बात करने वाला आदमी होगा वो एग्जैक्टली उस चीज को वैसे ही बोलेगा जैसे बोलना चाहिए। हाँ, इवन के कैमरा हो चाहे ना हो, बिल्कुल। हाँ, और होना भी यही चाहिए। हाँ, आज की दुनिया में समय जो है ना वो सबसे कीमती है। और कई बार आपको लगता है कि समय पर अगर आपने कोई बात बोल दी होती तो वो ज्यादा बढ़िया था, रादर देन आप लिहाज में बैठे रहे और आपने बोली नहीं। तो बात जैसी है सीधी साफ दो टूक करने वाली होनी चाहिए। उससे क्या रहता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, सही बात है। और फिर बाद में कम से कम अपने लिए। हाँ, और फिर उसके बाद में भैया फिर वो भी होता है ना कि अब आपको पता है, आप इस पर टिके, आपकी सच्चाई है आपकी, ये आपने मुझे बताई है। आई एम श्योर आपके और भी पॉडकास्ट होते हैं, आपको गेस्ट की तरह बुलाया जाता है, वहाँ पे भी आप यही चीज़ बोलोगे। अब क्या, और उसके चक्कर में एक चीज़, हाँ, एक क्रेडिबिलिटी, मतलब कि हाँ भाई सौरभ भ्रमर जो हैं वो बिल्कुल ये है, राइट। मैं बताता हूँ, शाहरुख खान, पलाश मेरे शो पे आए थे। हाँ पलाश इज अ सीजन्ड, बिल्कुल सीजन्ड सिंगर। यूफोरिया बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। जितनी साफगोई से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पलाश ने भी उतनी ही साफगोई से मुझसे बात की थी जी। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं है कोई। दिखावा किस लिए करना है यार? you have achieved almost everything. Right. Whatever you wanted, God has been kind. You know, you have worked towards it. तो जो आदमी अपने आप में पूरा है, वो बातें भी उतनी ही साफगोई से करेगा। जो आदमी इनसिक्योर है ना, वो चीज़ों को लपेट के बैठेगा, मैं कैसे बोलूँ, वो हर चीज़ कैलकुलेटिव, हर चीज़ में वो गणित करता रहेगा। राइट। You know, जब आपको चीज़ें मिल जाती हैं तो आपके मन में असुरक्षा का भाव खत्म हो जाता है। एंड यू शुड बी वेरी क्लियर, बेबाक होके बोलो जो बोलना है। सही बात है, एकदम साफगोई से, सीधी सच्ची तो बात। उसका मतलब शाहरुख खान को काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उन्होंने ऐसी बातें बोली कि मैं तो आया था जब मेरे पास 50 रुपए थे।
देखो शाहरुख खान है, मार्केटिंग गुरु है, हाँ। ठीक है, शाहरुख खान अपवाद है, ही इज एन एक्सेप्शन। शाहरुख खान बहुत ही स्मार्ट आदमी है, हाँ, ठीक है। क्योंकि भैया वो बिल्कुल बहुत अच्छे वेल ऑफ खानदान से थे। नहीं वो थे वेल ऑफ खानदान से थे। था, बहुत पैसे थे उनके पास, ऐसा नहीं था, मतलब ही वाज फ्रॉम अ वेल ऑफ दिस अरे थिंग। भाई सेंट कोलंबस का पढ़ा हुआ है, लेकिन शाहरुख खान हैज बीन अ हाई अचीवर। हाँ नहीं, वो बात माननी पड़ेगी जो तुझे। मेहनत का है, हाँ वो तो है। तो देखो तो मैं आई वुड रिस्पेक्ट हिम मोर कि वो आपकी तरह साफ ही बोलें कि यार भाई देख ऐसा था, मैं अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ लेकिन मैंने मेहनत करी, वो मेहनत को मानते हैं। तो ये बात, ये ना मैं ट्रेन पे के स्टेशन पे सोया 4 दिन, 50 रुपए थे मेरे पास जेब में, ये सब तो नहीं ना। आई विल टेल यू समथिंग, ये जो बात आप मुझसे बोल रहे हैं ना हाँ शाहरुख की, अब शाहरुख की खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये बात आप शाहरुख को गिना के, भैया आपने इस क्लिप में ये बोला है, इस क्लिप में ये बोला, उसके बाद आप देखिए हिसाब से, अरे यार कई बार कर देता हूँ मैं, कई बार कर देता हूँ यार, कर देता हूँ यार। बट ही इज अ स्मार्ट चैप, सो नहीं वो तो है, वो तो बट एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग, वो तो है, हार्ड वर्किंग तो है। यू गिव हिम माइक, ही विल ओन द ऑडियंस। आई मीन वो है, कुछ ईश्वर की दी हुई है, कुछ खुद की उगाई वो हुई है। एक्चुअली उनका एक और जो मेरे को लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जब किसी के साथ होते हैं ना, मतलब इफ इट्स जस्ट नॉर्मल सेटअप कि जिसमें मान लीजिए कि वो होस्ट कर रहे हैं और उनका इंटरेक्शन ऑडियंस से हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, तो वो जिससे भी बात करते हैं ना, उसको वो इतना बड़ा कर देते हैं ना, उसको बहुत अच्छा फील करा देते हैं वो। एग्जैक्टली, तो वो बहुत उनकी काबिलियत है कि भाई तू तो हाँ कि he can charm anyone. तुम मेरे से भी बड़े हो, तो मतलब उसको बहुत बड़ा कर देते हैं अपने सामने वो। तो वो उस तरीके से है। देखो अब जबकि हम बात गिना रहे हैं, तो जब वो शाहरुख ने बात बोली थी, तब शाहरुख उतना बड़ा शाहरुख नहीं था जो अब है, ठीक है। लेकिन अब पूछेंगे तो शायद शाहरुख वुड से यार बोल दिया अब छोड़ना। हाँ सही बात है। सो सबके अपने अपने अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस, एंड देन यू ग्रो आउट ऑफ थिंग्स एंड प्रॉब्ली यू गेट बेटर विद टाइम। तो भैया फिर आप, हाँ तो आप नैरोबी में भैया फिर कितने टाइम थे? मैं तकरीबन 2-2.5 साल था। अच्छा, वहाँ पे थे आप। उसके बाद माय फादर पास्ड अवे, देन आई केम बैक, देन मतलब अब वही राइट टाइम राइट प्लेस, एक्सपीरियंस था ही, हो ही गया था। एक्सपीरियंस था ही। और हमारा हिंदुस्तानी रेडियो प्राइवेटाइज हो रहा था, भारत में रेडियो का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, तो अगेन केम विद एन एक्सपीरियंस, जी, न्यू हाउ फुल टाइम रेडियो स्टेशन वर्क्स। राइट। तो धीरे धीरे एक एक पायदान चढ़ते चढ़ते यू नो अच्छे लोग मिले मुझे, ज़्यादातर अच्छे लोग ही मिले रेडियो स्टेशन में, बारिंग अ फ्यू टिपिकल कॉर्पोरेट पीपल, राइट। लेकिन सबके अपने अपने रंग होते हैं जीवन में। आप अच्छा ही हो आपके साथ, ये ज़रूरी नहीं है, और जो अच्छा नहीं है वो बुरा है, वो भी ज़रूरी नहीं है। सो what you feel is not good for you might be good for you in long run, वो भी है भैया, because you learn out of it, राइट। you learn and grow, and then sometimes you also make mistakes, हाँ ऑफ कोर्स। है ना। तो आप भी गलतियां करते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो इंसान से माफ़ी ना मांग सको, ईश्वर से माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाओ, हाँ उतना ही कर सकते हो। सही है। और आप फिर यहाँ पे दिल्ली में फिर भैया आपने डिड यू स्विच ब्रांड्स, और आप एक ही ब्रांड के साथ थे आप? नहीं, मैंने तकरीबन मैंने डाबर में काम किया, डायरेक्टली अंडर मोहित बर्मन। डाबर में ने रेडियो स्टेशन के लिए बिड किया था, किसी कारणवश वो हुआ नहीं। अच्छा। 1.5-2 साल डाबर में रहा, फिर मैं मिर्ची में आया, फिर मिर्ची में एज अ आरजे नहीं आया था, एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर आया था। प्रोमो प्रोडक्शन मुझे आता नहीं था। अच्छा। मुझे तो MP3 और वेव में फ़र्क मालूम नहीं था। अच्छा। तो इनिशियली बहुत थुक्का फजीयत हुई मेरी, लेकिन कुछ एक हेल्पफुल कलीग्स थे, उन्होंने हिम्मत दी, कुछ ने टांग भी खींची, काफ़ी परेशान भी रहा। अच्छा। लेकिन फिर वहाँ से जो एक कहना चाहिए जो सीखा, और उसके बाद जो चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, तो दे चेंज फॉर बेटर, राइट। फिर अनंत के साथ एक वीकेंड शो शुरू किया दिल्ली धमाल नाम से। द शो बिकेम बिग। दिल्ली धमाल, हाँ हाँ। तो दिल्ली धमाल वीकेंड शो था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि भाई ये शो मांगे जा रहे हैं ये दोनों, तो इनको कुछ तो कहीं इनको खपा दो। ये भैया 2010-11? ये नहीं, ये 2004 की बात है। अच्छा, बहुत पहले, बहुत पहले की। क्योंकि दिल्ली धमाल का सुना था नाम, लग रहा है मेरे को। तो दिल्ली धमाल वीकेंड शो होता था 3 से 6। अच्छा। तो वो ना हमारा कोई प्रोड्यूसर है ना उस शो का, ना अब्बा ना अम्मी, तो मैंने और अनंत ने मिलके बनाया, जो बनाया। और वो हम लोग सिंस वी यूज्ड टू हैव फन ऑन दैट शो, तो
तो वो शो चल निकला। अच्छा अच्छा अच्छा। इस बीच मैं छोड़ के चला गया था और दैनिक भास्कर का माई एफएम था, अच्छा अच्छा तो मैं वो लगा रहा था एज ए नेशनल प्रोग्रामिंग हेड। राइट। एंड फिर जो एग्जिस्टिंग रेडियो जॉकी था मॉर्निंग का, वो छोड़ के दूसरे रेडियो स्टेशन में पहुंच गया। अच्छा। तो देन आई वाज कॉल्ड बाय माय सुपरवाइजर कि तू शो करेगा अनंत के साथ। मैंने कहा अनंत तैयार है तो मैं करूंगा। अच्छा। फिर हम दोनों ने शो करना शुरू किया एंड अच्छा। फ्रॉम दैट इट टुक ऑफ कि यार ये तो मॉर्निंग शो भी इतना जबरदस्त हो सकता है राइट और राइट। इतना अलग तरीके का हो सकता है। हाँ, क्या बात है। तो प्रीटी मच मतलब लाइफ इज, मतलब ये मेरा मानना है कि हम जीवन को जैसे देखते हैं ना, कई बार जीवन को हम सिर्फ मटेरियल में तोलते हैं, तो जीवन सिर्फ मटेरियल नहीं है। जीवन को हम पैसे में तोलते हैं, जीवन सिर्फ पैसा भी नहीं है। जीवन को हम कई बार फेम, कि मुझे फेम मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, में तोलते हैं बेसिकली। जीवन जीने के लिए, राइट। यू नो, आप थकेंगे भी, गिरेंगे भी, हंसेंगे भी, रोएंगे भी। वो हर रंग इस बॉडी के माध्यम से हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही है और एक टाइम आएगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, लेकिन लाइट रहेगी। लाइट रहेगी, हाँ वही रहना भैया कि लाइट रहे और बल्ब भर तो फ्यूज हो गई, बस हमारी रोशनी रहे एंड तक, बाहर तक सब लोग जाने। है ना, बल्ब फ्यूज हो जाता है लेकिन ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। हाँ। और भैया आज तो मुझे मौका मिला तो फिर मैं आपसे ये तो पूछूंगा कि अगर आपको जैसे लॉन्डेवू विद अर्जुन, आप आपके रेडियो चैनल पे हो, आप अभी आपके स्टूडियो में हो और आपको इंट्रोड्यूस करना है ये शो, अच्छा, तो ये बड़ा मजा आएगा लोगों को सुनने में कि भैया क्या, वो जो भैया की जो आरजे वाली जो वो है ना, तो वो मैं भी सुनना चाह रहा था भैया को आरजे वाले अवतार में कि ये लॉन्डेवू विद अर्जुन फौजदार का शो है और आपको बेसिकली क्या है कि ये शो की आपको उसके बारे, मतलब उसको आपको प्रमोट करना है। आपके पास उसका वो आपके प्रोमो मैन या जो भी टेक्निकल टर्म उसने आपको बताया कि भाई ये शो है, इस शो पे एक अर्जुन है वो तुम्हारे साथ आएगा, तो इस शो, उसका शो है ये पॉडकास्ट का, तो ये तुमको इंट्रोड्यूस करना है और आपके आरजे स्टाइल में, ऑब्वियसली ये हम ऑडियंस के लिए। तो देखिए, ये शो स्पेशल शो होने वाला है। आपने रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल तो देखा होगा, है ना, और सिमी ग्रेवाल की जैसे ही बात करते हैं हम, बात पहुंच जाती है मेरा नाम जोकर पे, जहाँ पे छोटा नन्ना ऋषि कपूर गोल मटोल सा वो अपनी टीचर जी को कपड़े बदलते हुए देख रहा है ना। इसमें अर्जुन फौजदार जो हैं, जो शो होगा, और ये इसका सिमी ग्रेवाल से कोई मतलब नहीं है, वो आपको कपड़े बदलते नजर आए ना आए, वो अर्जुन के ऊपर है। लेकिन लॉन्डेवू में अर्जुन लौंडागिरी करेंगे पूरी, और आप पूछेंगे लौंडे हु, तो लौंडेवू में ऐसे ही लौंडों के साथ नजर आएंगे और इसी किस्म की बातें करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ से इजाज़त लेता हूँ और इस शो की पूरी बागडोर मैं लॉन्डेवू विद हमारे अर्जुन फौजदार को देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, मज़ा आ गया यार। अब तो मतलब अब सब समझ में आया ना, मतलब भैया क्या क्विक विटेडनेस देख रहे हैं, क्या हाजिर वो एकदम से भैया ने कहाँ से सिमी ग्रेवाल से वो पूरा जोड़ जाड़ के पूरा करके, क्या बात है भैया यार। तो भैया यार इसमें आप मतलब इट्स समथिंग, ये तो गिफ्ट है ना भैया, क्विक विटेडनेस तो, हाजिर जवाबी और बीइंग लाइक दैट। मैं सच्ची बताऊं, हाँ। मुझे पैसे मिलते थे, मैं जान बचाने के लिए बोलता था। अगर आज भी मुझसे कोई पूछ ले कि क्या मैं नेचुरल रेडियो जॉकी हूँ, आई डोंट नो मैं हूँ या नहीं, मैं नहीं मानता मैं हूँ। नहीं बट भैया ये देखो, ये तो कहीं ना कहीं देखो भैया, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ना एज एन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था, राइट, हम जंगूरा करते थे, मैंने वहाँ पे 2300 से ज़्यादा शो करे वहाँ पे। तो मैंने जब शो करे, मेरे को कहीं ना कहीं वहाँ पे ना पैसे बड़ा लेट आते थे, हाँ, है ना, आपको पता ही वो सर। अब हम लोग हताश थे, बिल्कुल थे हताश कि यार पैसे टाइम पे नहीं आ रहे, 3-3, 2-2 महीने का बैकलॉग ऐसा चलता होता था। हाँ। लेकिन जब स्टेज पे चढ़ते थे ना, तो उस हताश जो नाराजगी है ना, वो हम चाह कर भी अपनी परफॉर्मेंस में नहीं ला पाते थे। क्यों? क्योंकि यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट। हाँ, वो भाई उस चीज को आप एंजॉय करते थे ना। अगर कोई पैसे नहीं भी देता तो शायद आप करते रहते। हाँ, ये भी मैं एक सच्ची बात बता दूं आपको, आज भी मुझसे कोई शो करवाए, मैं शो करूंगा, शायद पैसों को उतना मैं तवज्जो ना दूं, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है, यू नो, गॉड हैज बीन काइंड टू मी, राइट। तो मुझे जो इंटरेस्ट था, मुझे था इंटरेस्ट कि मैं लोगों की बात कह सकूं, मैं अपनी बात कह सकूं, और मैं उस पर्टिकुलर 2 घंटा 4 घंटा मैं उसको एंजॉय कर सकूं,
दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आपसे कम एक्सपीरियंस आदमी या आप जानते हैं कि कोई गधा आपको चलाने की कोशिश कर रहा है, आपसे ज़हीन आदमी आपको कुछ बोले, आप सुनेंगे बिकॉज वो लॉजिक और रीजनिंग से बोलेगा. कुछ लोग ईगो के साथ आते हैं आपके पास, एंड आफ्टर हैविंग डन a substantial amount of work, you know what it takes to be in front of the mic and what is required at that moment, you know. Right. Sometimes you need to change what you are feeling and what you want to say. Yeah. Sometimes things just happen, you know, उस पर्टिकुलर मोमेंट में होती हैं चीजें. लेकिन फिर उसके बाद कि तुमने यूं क्यों बोला, फिर तुमने ऐसे किया, अरे भाई तुम पहले सीख लो, तुम जिसको जज करना है. Right. आपसे ज़हीन आदमी, आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी, आपके बराबर एक्सपीरियंस आदमी लॉजिक से रीजनिंग से बात करे तो आप एक्सेप्ट भी कर लोगे कि हाँ नहीं यार, यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ पे मैं सुधार लूंगा अपने आप को. तो वहाँ पे वो एन्जॉयमेंट ना, वो वर्क बन जाता है जो आप नहीं चाहते, बिकॉज यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ माइक फॉर द लव ऑफ इट. फॉर द लव ऑफ इट. हाँ. तो आप जो भी करें, मतलब आप अगर उससे प्यार नहीं करते तो मत कीजिए. आप उसे सिर्फ पैसे के लिए, तो मैं तो हमेशा कहूंगा सिर्फ पैसे के लिए कोई काम मत करो. और अगर पैसा ले लो तो उस काम में अपनापन लाओ. हाँ, सही बात है. वहां पे फिर आपका ब्रांड दिखाई देना चाहिए. एक राइटर के तौर पे आपकी भाषा दिखाई देनी चाहिए. एक पेंटर के तौर पे आपका इमेजिनेशन दिखाई देना चाहिए. एक एक्टर के तौर पे आपके इमोशंस दिखाई देना चाहिए. यू नो, जहाँ पे आपका ब्रांड आपका लगना चाहिए कि यार ये काम, जैसे आप आरडी का म्यूजिक सुनेंगे या खयाम साहब का म्यूजिक सुनेंगे, है ना, या आप जो अभी रीसेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, है ना, उनका म्यूजिक सुनेंगे, आपको कॉर्ड से मालूम पड़ जाएगा, अगर आपका कान स्ट्रांग है, हाँ जी, कि ये इस आदमी का काम है, ये लिरिक्स गुलजार के हैं, ऐसा गुलजार ही लिख सकते हैं. दैट शोज कि आपने अपने काम में आपका हुनर है, आपकी कारीगरी है. हाँ. और ये तो सैड रियलिटी है भैया कि जैसे जो ट्रू आर्टिस्ट हैं और जो एक्चुअल में हु आर देयर फॉर द लव ऑफ द आर्ट, और लव फॉर द आर्ट, और मतलब कि वो मतलब एक्चुअल में आर्टिस्ट हैं और एक्चुअल में पैशन है और उसको प्यार करते हैं, और आज वो बेचारे भीड़ में ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना, क्रिएटर जितने बढ़ गए हैं. अब एक एक्चुअल बंदा है जो एक्चुअल में अच्छा टैलेंटेड है बंदा, वो कर रहा है, और एक तरफ एक लड़की है जिसको कुछ नहीं आता और वो कुछ एक स्लीज कंटेंट डालती है अपने, और उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं. नहीं, देखो उसके भी टेकर्स है ना. हाँ, उसके भी टेकर्स हैं. हाँ, है ना, क्योंकि सब मोबाइल क्या है, फैंटेसी है ना. सब अपनी अपनी फैंटेसी में, सबकी अपनी अपनी दुनिया बनी हुई है, और उसी के हिसाब से आप दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जज कर रहे हैं, है ना. आपके फेसबुक पे जो चल रहा है, आपको लगता है दुनिया वही हो गई है, पूरे दुनिया में वही हो रहा है. जैसे हम जब रेडियो में थे ना, हमें लगता था यार दुनिया रेडियो के अराउंड ही है, रेडियो की बातें किए जा रहे हैं, रेडियो की बातें किए जा रहे हैं. जब उससे बाहर निकल के ऑब्जर्व किया, अरे यार हम कर क्या रहे थे यार. वी गॉट सो एनग्रॉस्ड इनटू रेडियो कि वो कहाँ जा रहा है, वो कौन सा शो कर रहा है, उसका क्या हुआ, उसने किसके साथ शादी कर ली. आपकी दुनिया छोटी हो जाती है. अपनी दुनिया छोटी मत करो. और यही मोबाइल के साथ दिक्कत हो रही है. आपके एक 200-500 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, तो आप दुनिया आपकी उसी में घूम रही है. उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, ठीक है. इंस्टा पे भी आप एक किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आप उसी किस्म का कंटेंट वो थ्रो करने लगता है, तो आपकी दुनिया वही बन गई. ट्विटर पे भी वही हो रहा है आपके साथ. तो आप तो फंसे हुए एल्गोरिदम में, उससे बाहर निकलो. और जहां तक बात है, मतलब वो बात एकदम सही कह रहे हो. हाँ, बट भैया कंज्यूमर्स कैसे निकलेंगे उससे, हम कैसे निकालें उसको? कि अच्छा काम कोई देखना नहीं चाहता. आप बताओ, सत्यजीत रे की इतनी सारी मूवीज हैं, आप किसी से नाम पूछ रहे, सत्यजीत रे तो बहुत बड़ी बात है, राजेश खन्ना लोग भूल गए. लोगों को राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं मालूम. लोगों को ये नहीं पता भैया कि सत्यजीत रे की जो एक फिल्म थी, उनकी एक स्क्रिप्ट थी, उसी के ऊपर बेस्ड है ईटी. जो स्टीवन स्पिलबर्ग की जो ईटी है, वो उनके उस पे बेस्ड है वो. ऑफ कोर्स. तो लोगों को पता ही नहीं है, तो क्या है? अच्छा, अब कोई पर्टिकुलर, अब इस केस में लड़की है. अब मुझे किसी एक एजेंसी वाले ने बताया कि एक कोई पर्टिकुलर किसी का वो प्रोफाइल दिखा रहा था कि सौरभ, डू यू नो हाउ मच शी मेक्स. तो मैंने कहा नो. बोला टेक अ गेस, टेक अ वाइल्ड गेस. मैंने कहा आई डोंट नो. वो तकरीबन 2 करोड़ बना रही है. बाप रे. वो 2 करोड़ बना रही है सब्सक्राइबर बेस, और वो कुछ 300-350 रुपए लेती है महीने का. और सब्सक्राइबर बेस उसका इतना बड़ा है. ओहो.
एंड हर पेज आई अस्यूम इट मस्ट बी अ स्लीज फेस्ट. मतलब ऑब्वियसली कुछ तो मिल ही रहा होगा लोगों को कि लोग खर्च कर रहे हैं. 300 350 लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होती, बट उसका वो वॉल्यूम्स में बिजनेस जनरेट कर रही है. बाप रे. अब उसमें मैं कोई जजमेंट देने वाला आदमी नहीं हूँ कि क्या वो सही कर रही है क्या गलत कर रही है. जजमेंट लोगों तक है कि आप क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं. जो परोस रहा है वो तो परोस रहा है. हाँ. ड्रग्स बेचने वाले ड्रग्स बेच रहे हैं, आप खरीद लो खरीद. है ना. प्रॉब्लम खरीदने वाले के साथ है कि आपकी बाध्यता क्या है. What are your compelling reasons? Why are you buying it? So I mean, it's subjective. It matters, and लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनका पैसा है, वो जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं. हाँ. तो भैया आपने बताया 3 करोड़ उसका मतलब, तो फिर भैया ये जो ओनली फैंस वाली हैं जो अमेरिका में होता है, मैंने सुना है कि वहाँ पे भी मतलब मायामी में तो हर दूसरी लड़की ओनली फैंस पे. कुछ आपको इस बारे में? नहीं तो एक कोई कहीं डेटा छपा था कि जो यूएस में, हाँ जी, जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं जी, लड़कियां, मतलब वहाँ पे तो ही हिम दे ये वो पता नहीं क्या क्या हो गया है. जेंडर फ्लूइड और भगवान जाने, वो थोड़ा सा अपनी समझ के परे है. हाँ मेरे भी. बट जो गर्ल्स हैं वहाँ पे क्रिएटर्स 60% ओनली फैन पे. बाप रे. ओनली फैंस इज सॉर्ट ऑफ adult. हाँ, no, that I know. Yeah, Instagram. Adult platform. Yeah. You basically you can put your porn basically there. So basically, put your naked videos, put your naked pictures. I think हाँ उस पे आप subscription model है. लोग और पे करते रहते हैं. हाँ, पे करते रहते हैं. तो वही है, लोग इल्यूजन में. मैं एक महीने में लड़कियों ने मतलब $1 million और ऐसे कमा लिए, $2 million एक 2 महीने में. भाई जब मतलब इस तरह के कंटेंट को अगर पैसा मिलेगा, है ना, और जिसमें किसी को किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, यू नो, तो मतलब दैट्स द इजीएस्ट मनी, राइट, और क्विक मनी, जहाँ पे आपको अपने स्किल दिखाने की जरूरत नहीं है. मतलब सो मच सो कि चार्ली शीन की बेटी, है ना, शी इज ऑन ओनली फैंस आई सपोज. लॉरेंस फिशबर्न की बेटी इज ऑन ओनली फैंस. 1 or 2 बिग हॉलीवुड एक्टर्स, बताओ, उनकी बेटी इज ऑन ओनली फैंस. तो अगर आपको एक्रोबैटिक स्किल्स करके 180 डिग्री पे अगर पैसा मिल रहा है तो who would say no? The only thing is कि you know आप आगे के लिए क्या कर रहे हैं, and how fulfilling life would you have? Exactly. As someone who's paying it, right, paying for yeah, such services, as someone who's providing such services. Exactly. क्योंकि कहीं कोई फिल्टर नहीं बचा ना आपका पैसे कमाने के लिए. Right. But thankfully भैया, I think it's safe to say कि people like me and you have adhered to the fact that we will always believe in that sanctity of being an artist. और मैं आई एम थैंकफुल. मैं मतलब आई डोंट नो कि मैं भगवान ने मुझे जो सोच दी है, और वो सोच मुझे इस तरफ पुश करती है कि मैं अपने आप से ट्रू रहूं और अपनी आर्ट में भरोसा रखूं, और एज एन आर्टिस्ट ही अपने आप को मैं मतलब प्रोजेक्ट कर पाऊं लोगों को, और कभी इन तरह को मीन्स में ना जाऊं, और अपना मतलब अपनी प्योरिटी रखूं, अपनी जो ऑन अ लाइटर नोट. आई मीन मतलब अगर मैं ओनली फैंस पे हूँ और छोटे कपड़ों में मैं दिखूं, तो मैं अगर पैसे दूंगा तो लोग नहीं देखेंगे. अरे नहीं भैया, ओनली फैंस में आजकल लड़के भी आ गए हैं वैसे. अच्छा. लाइक बेसिकली व्हाट दे डू इज दे आर लाइक डूइंग द डीड विद द गर्ल. अरे बाप रे. एंड दे आर बेसिकली दे आर द वंस बिकॉज देव गॉट द पैकेज एंड व्हाटएवर डाउन देयर. फिर क्या है, इंसान शून्य से आया था और शून्य में ही समा जाएगा. चलो भैया, लेकिन हम लोग उस शून्य में नहीं समाएंगे. हम लोग तो हमेशा अपनी आर्ट में रहेंगे. वी विल ऑलवेज बी आर्टिस्ट एंड वील स्टिक टू दैट आइडिया ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो बीइंग क्रिएटिव. एंड मतलब वो आर्ट में भरोसा रखेंगे, और हम इन मीन्स और इन तौर तरीकों से दूरी रहेंगे. और ये मुझे पता है कि मेरे अंदर से भी आप और मेरे में नहीं आ सकता वो. देखिए सच्ची बात ये है अर्जुन, जाकी रही भावना जैसी. अगर किसी को इसी से पैसे कमाने हैं, सब अपना लिखवा के लाएं, है ना. बाकी अपनी अपनी मेहनत है, और अपना अपना टैलेंट. हाँ वो तो है ना. किसी का टैलेंट किसी चीज़ को नर्चर करने में, और किसी का टैलेंट है कि अपनी ही एनर्जी को वेस्ट करने में. राइट. तो सबके पास
सारे डायमेंशंस खुले हुए हैं। बिल्कुल। द ओनली थिंग इज कि सोशल मीडिया को मेरे ख्याल से ढंग से रेगुलेट करने की अब ज़रूरत आ गई है। जो लोग कहते हैं कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों को सोशल मीडिया लिटरेसी और एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आप देख लीजिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो गया है। आई थिंक 15-16 साल की एज तक अब बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो शुरू हो गया है हो गया है। क्योंकि ये बहुत ही घातक चीज़ है। राइट। इसके लिए भी एक किस्म का कोई एग्जाम होना चाहिए कि आप जानते हैं इससे क्या हो सकता है। अच्छे बुरे का फर्क मालूम होना चाहिए इससे पहले कि आप किसी के हाथ में मोबाइल फोन दे दें, और स्पेशली विद द किड्स। तो अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये वहाँ पे अभी हो जाएगा, ये सारी रेगुलेशंस वगैरह आ जाएंगे। हमारे यहाँ आते आते में 10 साल लगेंगे, तब तक 2 पीढ़ियाँ 2 जनरेशंस तबाह हो चुकी होंगी। राइट। आज तो बहुत ही मतलब सत्य और तथ्य से लोगों को आपने परिचय कराया आज उनको, आज बिल्कुल सच फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से लेकर सब कुछ आपने बताया। बहुत मजा आया सौरभ भैया। लाइक इट वाज बढ़िया लगा। हाँ, मतलब इट वाज सो, इनफैक्ट वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग। हाँ, एंड इट्स बीन अ व्हाइल। और ये मतलब थेराप्यूटिक था भैया मेरे लिए, आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी रहा होगा, क्योंकि बिकॉज ये सच जानने बहुत ज़रूरी हैं। कड़वे हो सकते हैं लेकिन सच तो सच हैं। और ऑफ कोर्स कई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे लोग बाग मतलब वो क्या कहते हैं भैया उसको, कि मतलब दे माइट नॉट अग्री। हाँ, दे माइट नॉट अग्री विद इट, बट लेकिन वो सबके, एवरीवन इज ओपन टू देयर ओपिनियंस, तो आई एम श्योर जो अग्री नहीं करते, मैं तो उनसे मतलब पोलाइटली इतना ही बोलूंगा, आप भाड़ में जाइए। सही बात। और जो अग्री करते हैं, आप प्लीज अर्जुन फौजदार के शो पर आइए। बहुत ही सही रहा भैया, बहुत अच्छा रहा। और भैया एक छोटी सी चीज़ बस ये बता दो कि अगर मान लो किसी को एक्चुअल में आरजे बनना है, जैसे मैंने पहले ही बात करी थी, एज एन आर्टिस्ट, एज प्रैक्टिस वो क्या कर सकता है? और वो कुछ उसके लिए अब ऑप्शंस ओपन है, वो अप्लाई करना चाहता है और कहीं कर सकता है अप्लाई क्या? देखिए, 2 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, थॉट। आप थॉट अपना क्या थॉट लेके चल रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालिए। हाँ, लिखने से आपका थॉट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि कई बार हम दिमाग में सोच तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स, जब आप माइक पर आते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं आपके थॉट्स गेट जम्बल्ड अप, इधर उधर हो जाता है ना, एंड देन यू बिकम मडल हेडेड। तो आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते। तो बेहतर है एक अच्छा थॉट पकड़िए, थॉट को लिख लीजिए, एक तकरीबन 2-3 महीने ये प्रैक्टिस कीजिए, और फिर शीशे के सामने खड़े होइए और एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे अपनी आवाज सुनने को मिल जाएगी, है ना। फिर अपने आप को, अब तो मोबाइल फोन है, उसमें रिकॉर्डर होते ही हैं, रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनिए। बहुत सारी चीजें तो आपकी आवाज आपको बता देगी। तो भैया वो जो उस टाइम पे वो जो जी हाँ अमीन सयानी, वो सब अब जरूरत नहीं है ना? नहीं, देखो, अमीन सयानी तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वही लोग नकल क्यों करते हैं। अमीन सयानी साहब, अमीन सयानी उन्होंने निकाला मेरे ख्याल से देयर हैजंट बीन अ मोस्ट नेचुरल एंड वंडरफुल आरजे। शिबा का गीत माला, वो आज भी, अमीन सयानी अब नहीं है, वो आज भी होते लोग उनको सुनते हैं। हाँ, क्योंकि उनका स्टाइल था। और आप तो कभी भी देखिए, कभी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, एकदम क्लियर, बढ़िया आवाज, एक तरीका, एक बोलने का। तो मतलब किसी को उस तरीके की कोई इनोवेट करनी हो, कुछ स्टाइलाइज अपने हिसाब से कुछ इनोवेट करना हो अपनी आवाज, या कुछ तरीका या लहजा करा, वो तो करा जा सकता है और कर सकता है। व्हाई नॉट? बिल्कुल। एक और अमीन सयानी क्यों नहीं हो सकते? रिकॉर्ड करो खुद को, सुनो, रिकॉर्ड करो खुद को, सुनो, सुधारो, रिकॉर्ड करो, एंड इट्स अ प्रोसेस। धीरे 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 आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। मेरे कुछ एपिसोड में भैया मैंने बहुत मतलब मजाक भी उड़ाया। मतलब मैं तो देखो, मतलब मजाक तो सबका उड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और खुद का भी उड़ता है, और मतलब कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए। मतलब वो जैसे वो रात को आते ना, वो लव गुरु, अच्छा, उनके हम बहुत, मतलब मैं बहुत फिरकी लेता था उनकी। अच्छा। हाँ, मतलब आपस में कपिल और मैं ही बात करते थे कि जैसे मैं कभी शो करके भी आ रहा हूँ, रात में आ रहा हूँ, तो रात में जी हाँ बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्यार काफ़ी मुश्किल चीज़ है। एग्जैक्टली, है ना। हाँ, तो वो मैं, प्यार है तो तकरार है। देखिए, बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और जब कोई हमारे
सामने आता है तो हम उसे देखते ही रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्यार में कुछ तकरार हैं, कुछ हैं, कुछ फलसफे हैं। तो इस तरह के आई नो एंड मतलब रेडियो में देयर हैव बीन तो वो बड़ा मजा आता था मुझे। Some तो मेरे real को भी- characters. मुझे भैया एक बार आरजे हंट का पता चला। मैं जयपुर में होता था उस टाइम पे, हाँ। 2004 की बात है, और मैं आरजे बनना चाहता था। मैं अच्छा मेरे को ये आरजे हंट हो रही है दिल्ली में, फादर की पोस्टिंग हुई थी दिल्ली, और मैं चाह रहा था कि मैं आरजे हंट का कर पाऊँ, बट वो हो नहीं पाया। बट हाँ, मतलब ये था क्योंकि मेरे को आवाज़ मॉडुलेट करने का और इम्पर्सनेट करने का, इम्प्रेशंस अलग अलग एक्टर्स के वो करने के में बड़ा मजा आता था। देखो मतलब वही है, रेडियो अभी भी रहेगा, किसी और फॉर्म में रहे, हाँ, लेकिन रेडियो रहेगा। अच्छे बोलने वालों को हमेशा लोग सुनना पसंद करेंगे। अच्छे बोलने के लिए कम से कम अच्छा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतना तो मुझे लगता है दया लोगों को खुद के ऊपर भी करनी चाहिए। लोगों में पढ़ने की आदत छूट गई। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए। मतलब इट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। क्योंकि जब ज़रूरत होती है, आरजे का क्या है, लाइव काम है सारा। उस वक्त आपसे किसी टॉपिक पे कोई बात करे तो आपको चीज़ मालूम होनी ज़रूरी है। तो आपकी याददाश्त अच्छी होनी ज़रूरी है। सही वक्त सही चीज़ कह देना वो आरजे है। तो भैया आरजे नावेद जो है इस टाइम पे, तो आई थिंक ओनली रेलेवेंट आरजे होंगे इस टाइम पे। तो नहीं, नवेद भी छोड़ चुका मेरे ख्याल में। अच्छा, छोड़ हाँ, नवेद ने भी छोड़ दिया, रौनक ने भी छोड़ दिया। दोनों सोशल रौनक मीडिया पे भहुआ, हाँ, वो दोनों सोशल मीडिया पे हैं। बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेल। एक कृष्णा था, कृष्णा भी सोशल मीडिया पे है। इनफैक्ट वो मेरे ख्याल से हरियाणवी कमेंट्री भी करता है वो, हाँ, आईपीएल वगैरह की मैचेस की। तो ही इज डूइंग वेरी वेल। एक लड़का था अभिनव, ही इज बिकम अ बिग सोशल मीडिया और स्टार। उल्टा पुल्टा नितिन अभी भी कर रहा है। अभी भी कर रहा नितिन, आई थिंक नितिन दिल्ली में तो शायद नितिन और 2-4 लोग हैं, स्वाति है, नितिन है, ये कुछ एक लोग हैं जो ऑथेंटिक आरजेस थे, जो अभी भी आरजेइंग कर रहे हैं। आपके कलीग्स हो गए ना भी ये सारे? तो नितिन मेरा कलीग है, नितिन मेरे साथ का है। और स्वाति जो है थोड़ी बात की है, बट स्वाति भी आई वुड से समकक्षी है हम लोगों के। अच्छा। भैया बहुत अच्छा लगा आज, बहुत मज़ा आया। और मतलब आई मीन वर्ड्स कैन ओनली डू वेरी लिटिल टू डिस्क्राइब हाउ हैप्पी आई एम विद दिस एपिसोड। आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और यही है भैया, लॉन्डे विद अर्जुन फौजदार में आज सौरभ भाई हमारे साथ थे, तो मज़ा आ गया। बिल्कुल। एंड देखते रहिए अर्जुन को, फैंटास्टिक एक्टर। इनका काम ज़रूर आप तलाश कीजिएगा। गुड़गांव नाम की एक मूवी है, छोटा सा रोल है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और भैया, और आज के बाद शायद मैं आरजे भी, लव गुरु के लिए भी मैं मतलब शायद बन सकता हूँ आज के बाद। लव गुरु ऑन सोशल मीडिया। अच्छा जी हाँ, ठीक है। चाहते हैं कि आपसे और बातें करें, लेकिन समय बस इतना ही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्माइल होनी चाहिए।